ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम लोगों ने रियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह पढ़ लिया था, शायद इसको पढ़ लिया था, पर फिर भी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि एक लिंक बना रहे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पढ़िए, स्टार्ट कीजिए ताकि आगे बढ़ सके। पढ़िए। पढ़ो, सामने पे पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74। सर ये मेरे में ना कभी कभी गायब हो जाता है, कभी कभी आ जाता है। गायब हो गया नीचे, अब आ गया। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हेड होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। इसमें हमारे यहाँ पे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि यूके का सिस्टम है, और यूके का सिस्टम कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा पीएम होगा वो फर्स्ट अमंग द इक्वल्स है। क्या है वो? फर्स्ट अमंग द इक्वल। हाँ ठीक है, फर्स्ट अमंग द इक्वल्स मतलब सब बराबर हैं, सारे मंत्री बराबर हैं, उनमें वो फर्स्ट है। ठीक है, तो हेड का सिस्टम हालांकि आपको पता ही है कि जब जब बहुत ही ज्यादा संख्या में कोई जीत के आता है कोई, और उसके व्यक्तित्व पे जीता गया हो, तो बहुत ताकतवर हो जाता है। तो इस समय आपको थोड़ा यकीन करने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल होगा कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और कोई भी मंत्री XYZ जो सबसे छोटा छोटा मंत्री हो मंत्रालय, वो दोनों बराबर हैं। अभी यकीन करने में दिक्कत हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कोई मंत्री तो है ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री सूर्य हैं, उसके आगे सब तारे थे जो कि ओझल हो जाते हैं, जब सूर्य की मर्जी होती है सूर्य की चमक के आगे ओझल हो जाते हैं। तो इस समय थोड़ा यकीन करने में मुश्किल हो रहा होगा, बट कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे यहाँ पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो फीचर है वो यूके से लिया है। सारे मंत्री इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, सारे मंत्री सब बराबर हैं, प्रधानमंत्री उनमें फर्स्ट है। इसको समझाने के लिए अक्सर मैं यूज करता रहा हूँ क्लास का मॉनिटर, कि सारे स्टूडेंट हैं, मॉनिटर भी स्टूडेंट है, बस मॉनिटर क्या है, क्लास में फर्स्ट स्टूडेंट। तो इसीलिए ये फ्रेज यूज होता है प्राइम मिनिस्टर के लिए। क्या जो मैंने बताया, रिपीट करो आप लोग। फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, बराबर लोगों में फर्स्ट। तो ये याद रखना है। तो उनको हेड क्यों कहीं कहीं लिख दिया जाता है? हेड वो तब हो जाते हैं, अब आप खुद देखिए, आप तुलना कीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, दोनों में आप देखेंगे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा जो फीचर है कि फर्स्ट अमंग द इक्वल, वो किस में ज्यादा दिखाई दे रहा है? किस प्रधानमंत्री में ज्यादा दिखाई देता है? सर करंट प्रधानमंत्री में। करंट में दिखाई देता है? करंट में तो हेड दिखाई देते हैं। हेड क्या, वो सुप्रीम दिखाई देते हैं, है ना? अच्छा वही है ना, मतलब नहीं। हाँ, तो एक्चुअल में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री हमारा जो होगा वो हेड हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जब किसी के व्यक्तित्व पे इलेक्शन लड़ा जाता है और बहुत ही विशाल नंबर से वो जीतता है, वो पार्टी जीतती है उनके व्यक्तित्व पे, तो जाहिर सी बात है वो पद से बड़ा व्यक्तित्व हो जाता है। और ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ है। नेहरू के टाइम, नेहरू तो उस समय हम लोग आज़ादी हुए थे, और कांग्रेस ही एक पार्टी थी जिसके आगे सारे के सारे मतलब कुछ थे ही नहीं, क्योंकि आज़ादी का इतिहास जुड़ा हुआ था उसका। तो नेहरू बहुत ही विशाल संख्या से जीते थे, नेहरू की जो गवर्नमेंट बनी थी, बट इथिकल लोग थे वो लोग। नेहरू को
कितनी सारे जवाब देने पड़ते थे अपने ही मंत्रियों के। विपक्ष तो था ही नहीं, नाम मात्र का था। और कई बार उनके मन के इच्छा के से हटकर अन्य मंत्रियों की बात माननी होती थी। ये सिस्टम बनाया है हमने कि जो प्रधानमंत्री है वो फर्स्ट है अमंग द इक्वल, सब बराबर है उसमें फर्स्ट है, ठीक है। और वो अपने मर्जी से काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। अब मर्जी से काम किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मर्जी से काम किया। मर्जी से काम करने का मतलब उन्होंने इमरजेंसी जैसा बड़ा स्टेप लिया और किसी से पूछने की जरूरत नहीं समझी, किसी भी मंत्री से पूछने की जरूरत नहीं समझी। तो मैं आपको आगे के क्वेश्चंस के लिए तैयार कर रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि क्या बहुत ही विशाल बहुमत के साथ कोई ह्यूज मेजॉरिटी के साथ कोई गवर्नमेंट बनी है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। फायदा तो यह है कि स्टेबल गवर्नमेंट है। स्टेबल क्यों? संख्या इतनी ज्यादा है कि दो चार मंत्री इधर उधर हो भी जाएंगे, दो चार लोग इस्तीफा दे दें, पार्टी छोड़ दें, इससे सरकार पे कोई असर नहीं पड़ता। सरकार चलाने के लिए 272 संख्या चाहिए लोकसभा, उससे कहीं ज्यादा है। तो विशाल बहुमत का ये फायदा है कि सरकार स्टेबल है। बट स्टेबिलिटी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेफरेंस नहीं दिया है, ये याद रखना है आपको। अगर हम स्टेबिलिटी को ही प्रेफरेंस दिया होता हमने, तो हम पार्लियामेंट्री सिस्टम की जगह कौन सा सिस्टम लेके आते? बताओ। प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आते, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हमने प्रेफरेंस नहीं दिया। तो स्टेबल गवर्नमेंट ठीक है, अच्छी बात है, बट उससे भी ज्यादा कौन सी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्स हमने अच्छा समझा है? जो रिस्पॉन्सिव हो, इसके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो, आंसरेबल हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेफरेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रेफरेंस। उस समय तो कोई भी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता था, पार्लियामेंट्री फॉर्म की जगह हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म रख सकते थे, बट हमने जानबूझ के कौन सा रखा? पार्लियामेंट्री फॉर्म, जिसमें गवर्नमेंट आंसरेबल हो हर समय। बात समझ रहे हैं? और ये आंसरेबिलिटी कब कम हो जाती है? जब तथाकथित बहुत ही ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री बन जाता है। मजबूत से मेरा आशय यहाँ पे क्या है? मजबूत से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसके पास संख्या बहुत ज्यादा है, व्यक्तित्व पे लड़ा गया इलेक्शन, और व्यक्तित्व पे अगर इलेक्शन अगर हमने उसका आधार बनाया होता तो वो तो सबसे अच्छा राजतंत्र है। राजतंत्र एक व्यक्ति का शासन होता है, उसके व्यक्तित्व का शासन होता है। पर ना तो हमने राजतंत्र को अपनाया है और ना ही हमने जो है ना स्थिरता को बहुत ज्यादा महत्व। स्थिर होना अच्छी बात है, बट सबसे ज्यादा महत्व हमारे लिए क्या है? आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सर एक छोटा सा मेरा डाउट है, मतलब थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन एक चीज़ पे चाहिए थी सर। जैसे हम ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म चुनी है, और वो हमने इसलिए चुनी है क्योंकि पार्लियामेंट में जो मिनिस्टर्स होंगे, या फिर कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट होगी वो देश की जनता के प्रति जवाबदेही होगी उसकी, राइट। तो सर ये अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म चुनते, तो अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपनाते, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म अपनाए जाने पे फिर प्रेसिडेंट का चुनाव होता, वो प्रत्यक्ष रूप से होता, तो फिर प्रेसिडेंट का आंसरेबल हो जाता प्रेसिडेंट जनता के प्रति। तो फिर मतलब इतना इस तरीके से क्यों क्लासिफाई किया जाता है, या इस तरीके से क्यों डिस्टिंग्विश किया जाता है इन दोनों के बीच में कि पार्लियामेंट्री फॉर्म को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो आंसरेबल है? अरे अगर हम प्रत्यक्ष रूप से प्रेसिडेंट को चुनते, या प्रत्यक्ष रूप से अगर किसी का भी चुनाव करते, तो वो पब्लिक के प्रति आंसरेबल हो जाते। तो आंसरेबिलिटी हमारी कैसी है? कलेक्टिव। हमने एक आदमी के दिमाग पे भरोसे सब कुछ नहीं छोड़ा है। एक आदमी के, अगर हम प्रेसिडेंट चुनते तो हम एक व्यक्ति को चुनते, एक कार्यपालिका को चुनते, और उसके भरोसे हम उस पर विश्वास करते। अब वो अच्छा हो सकता था, बुरा हो सकता था, पागल हो सकता था, है ना, या अपनी एक उसकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती थी जो बहुत जगह मैच ना खाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी सर। भारत में
इतनी बड़ी संख्या में अलग अलग माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, और 80% की लगभग जनसंख्या हिंदू है। कोई ऐसी कोई हवा चला दी जाए जो हिंदू बनाम अदर्स हो जाए, तो और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, तो एक व्यक्ति का जीत जाना बहुत बहुत मामूली बात है हिंदूवादी धारणा के नाम पर। और वो जो हिंदूवादी धारणा के नाम पे जीता है, क्योंकि कलेक्टिवनेस नहीं है, वो निर्णय कलेक्टिव लेने की आवश्यकता नहीं है, वो एक आदमी पर्याप्त है निर्णय लेने की। खतरा ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? जी सर। एक व्यक्ति ही अकाउंटेबिलिटी है, वो अपने उसी के विवेक से काम होता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बुरे होने की संभावना क्यों है? मल्टी कल्चरल सोसाइटी है हमारी, और कोई ऐसी हवा चलाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, और उस हवा से किसी एक व्यक्ति को जिताया जा सकता है। आपने देखा, देखिए, शासन चले ठीक से, इसके लिए मंदिर बने या ना बने ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। ये बहुत ही मामूली सी लॉजिक है। मंदिर बनना ना बनना, 5 गुना मंदिर बनना, ये जनता का काम है, वो अपने ढंग से करेंगे। इसमें सरकार को इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बट इसकी हवा चलाई गई, और इस हवा पे बैठ के लोगों की राजनीति चली। तो अगर ये मुद्दा ऐसे इस तरह से बनाया जा सकता है, जहां पर पढ़ाई लिखाई या अवेयरनेस की कमी है, वहां पे कोई बिना मुद्दा बन सकता है। क्या भारत में शिक्षा मुद्दा नहीं होना चाहिए, या चिकित्सा मुद्दा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, सबको पता है। आज कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी देखें, कोई भी जिनके बड़े बड़े नाम थे, उन पे ज्यादा से ज्यादा में पद खाली है, ठीक है, पद खाली है। ये मैं बड़े यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट्स में टीचर्स की नए टीचर्स रिक्रूट नहीं हो रहे हैं किसी भी सरकारी यूनिवर्सिटी में। क्यों? लोगों का मुद्दा नहीं है। लोग दबाव डालेंगे कि भाई ये क्या बात है, शिक्षा का अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ना अगर बात है, तो फिर करोड़ों लोग पढ़ नहीं सकते हैं, उनकी फीस नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा बनाना आसान है ऐसी जगहों पर, और ऐसे मुद्दे बनाए जा सकते हैं जो रियल मुद्दे नहीं है, और उस मुद्दे पे कोई प्रेसिडेंट बन सकता है, और उसकी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अभी हम क्या देख रहे हैं? हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हैं, ठीक है। तो हम पूरे मंत्री परिषद को अकाउंटेबल बनाएंगे हर बात के लिए। तो इससे उम्मीद हम क्या करते हैं? कोई भी डिसीजन जो लिया जाएगा, प्रिंसिपली कोई भी डिसीजन सब लोगों से मिल के लिया जाएगा। सब लोग मिल के लेंगे, और वो डिसीजन ज्यादा बेहतर होगा, जिसमें बहुत लोगों की राय शामिल होगी, ठीक है। जी सर। तो इसलिए अब ट्रम्प वहां बने, तो ट्रम्प के बनने में वहां भी एक मुद्दा निकाल लिया गया। मुद्दा था कि भाई यूएसए को फिर से ग्रेट बनाना है, ठीक है। बट क्रिश्चियनिटी तो कम से कम इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना हुआ, जबकि आपको पता है हर साल मुद्दा तो कुछ ना कुछ बनता है क्रिश्चियनिटी का। वहां भी क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जाती है हर बार चुनाव में। यूएसए की बात मैं कर रहा हूँ। बट इतने ज्यादा लोग उसमें अभी इन्वॉल्व नहीं है कि उसकी वजह से कोई चुनाव जीत जाए। और भारत में जीते हैं लोग, ठीक है। तो सन 1980 में जिन लोगों की 2 सीटें थी, वो बढ़ते बढ़ते बड़ी संख्या में आए हैं। वो मुद्दा आमतौर पे मुद्दा जो नॉन इशू होना चाहिए वो मुद्दे हैं, है ना। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर। इसी तरह बांग्लादेश है। बांग्लादेश में हर इलेक्शन में इस्लाम खतरे में आ जाता है। अरे जब 80% एक ही धर्म के लोग हैं, तो वो धर्म खतरे में कैसे आ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बट समझना चाहिए हमें, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में आ जा रहे हैं, ऐसे बांग्लादेश में इस्लाम खतरे में आ जा रहा है, ऐसे ही यूएसए में क्रिश्चियनिटी खतरे में आ जा रही है। भाई बहुसंख्यक का कैसे आएगा? लेकिन पॉलिटिक्स है, बट कहीं पर ये बहुत इजी पॉलिटिक्स है, कहीं पे उतना आसान नहीं है जैसे कि यूएसए में, ठीक है। कि इसी बेस पर आप एक मुद्दा हो सकता है ये 50 मुद्दों में, बट एक ही यही मुद्दा हो, धार्मिक ही मुद्दा हो, ऐसा विकसित देशों में कम है। ओके,
तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वाले फ्रेज से, मैं आपको पहले ही पॉइंट से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो इक्विवेलेंट है प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर खाली उनमें फर्स्ट है ताकि डिसीजन लेने में आसानी हो, और उसको डिसीजन लेते समय उन सब की सलाह लेनी चाहिए प्रिंसिपली। नेक्स्ट पढ़ो, कोई भी पढ़े जिसको दिखाई दे रहा है, जो स्लाइड Its दिख रहा है पढ़े। हाँ, its size and classification are, however, not mentioned in the Constitution. तो ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में कितना बड़ा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, कितने संख्या में होगा, ये डिसाइड नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं किया गया है, जहाँ किया गया है मैं बताऊंगा आपको। अभी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बताता कि 50 लोग होंगे या 100 लोग होंगे या 500 लोग होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। खाली ये बता रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। आगे, It aims to aid and advise the president, who shall, in the exercise of his functions, act in accordance with such advice. ठीक है, नेक्स्ट। However, the president may require the council of ministers to reconsider such advice, and the president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग हैं, बढ़ते रहिए। The advice tendered by the ministers to the president shall not be inquired into any court. हाँ, इसको आप लोग याद रखेंगे, स्लाइड्स तो आपके पास हैं ही, इसको चाहे आप अलग से नोट भी करेंगे कि क्या एडवाइस दी गई है, ये किसी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जाएगी, इसकी इंक्वायरी नहीं की जाएगी। द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट। एनी कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट से लेके किसी भी कोर्ट में ये पता लगाया नहीं जाएगा कि एडवाइस क्या दी गई। ठीक है, चलिए। कंपोजिशन क्या इसके होगी पीछे भी सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? वही लॉजिक है, अतिक्रमण वाला लॉजिक है इसके पीछे भी। कौन सा अतिक्रमण, कौन कि सा, भाई क्या? न्यायिक संस्था जो है एग्जीक्यूटिव में हस्तक्षेप ना हाँ, एक करे। तो आमने सामने भी ना आए, और अलग अलग डिसीजन एडवाइजरी हो सकती है ना। किसने क्या एडवाइस दिया, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी। तो मान लीजिए 100 लोग हैं, है ना, 100 लोग हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और किसी भी मुद्दे पर, कोई मुद्दा हो, मान लो नोटबंदी, नोट बंद करना है, मुद्दे पर डिसीजन हो गया कि हाँ भाई नोट बंद किया जाना चाहिए, मिल के डिसीजन हुआ है मान लीजिए, ठीक है। उसमें से 10 लोग ये ऐसे थे जो इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, उनको लगता था कि नहीं ये नहीं होना, नोट बंद नहीं होना चाहिए। बट अब डिसीजन लिया जा चुका है, और डिसीजन लिया गया है, तो जब तक वो उस काउंसिल के पार्ट हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट है, ये माना जाएगा कि उस डिसीजन में सबकी हामी थी, तभी तो कलेक्टिव डिसीजन देंगे। तो किसने क्या एडवाइस दिया था ये हम इंक्वायर नहीं करेंगे, पहली बात। तो इंडिविजुअल ने क्या एडवाइस दिया था, डिसीजन हो चुका है, अब जो भी अकाउंटेबिलिटी है कलेक्टिव है। डिसीजन लेते समय किसकी क्या एडवाइस थी अब मैटर नहीं करता। इतनी बात समझ में आई, पहला स्टेज है ये समझ में आया समीर? यस सर। तो बिल्कुल घर की तरह, घर में 6 लोग थे, कोई भी निर्णय लेना था, घर में किसी छोटे भाई की शादी का निर्णय लेना था, उस 6 में से 2 लोगों ने कहा कि नहीं मुझे लड़की या मुझे परिवार या जो भी है मुझे पसंद नहीं है, बट अंततः निर्णय हुआ कि नहीं नहीं शादी करते हैं, इस घर से ही करते हैं, ठीक है। तो फिर वो कलेक्टिव है निर्णय, तो उसमें 2 लोगों की डिफर मत था, वो मत के समय ठीक था, बट अब डिसीजन लिया जा चुका है, तो फिर वो अलग मत का कोई वैल्यू नहीं है, उस फैमिली का मत है वो, नंबर 1। नंबर 2, ये तो अलग अलग इंडिविजुअल के एडवाइस की बात हो गई। इसके अलावा भी ओवरऑल क्या रिकमेंडेशन भेजा गया है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट ने उस रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही काम किया या नहीं किया, ये भी इंक्वायर नहीं किया जाएगा। मान लो दोनों स्टेज समझ लेना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के दौरान जब हम डिसीजन ले रहे थे उस प्रोसेस में बहुत लोगों के अलग अलग मत थे, एक बात, इसकी भी इंक्वायरी नहीं होगी कि किसके क्या मत थे।
ठीक है, कुछ लोग फेवर में होंगे, ज्यादातर लोग फेवर में होंगे तभी डिसीजन लिया गया है, बट कुछ लोग फेवर में नहीं होंगे, कुछ लोग आधे फेवर में होंगे, संशोधन के साथ फेवर में होंगे। एक बात ये भी इंक्वायरी नहीं की जाएगी। और दूसरा स्टेज है कि कलेक्टिव अब डिसीजन ले लिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने और उसको एडवाइस किया है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसके एडवाइस पे काम करेंगे, ये आपको पता है, बट एडवाइस क्या किया है ये भी इंक्वायर नहीं किया जाएगा। इसके पीछे भी यही रीजन है कि एक तो राष्ट्रपति से हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि उनको एडवाइस नहीं किया गया और फिर भी वो कर रहे हैं या इसके इतर कर रहे हैं। और दूसरी बात कि दोनों जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जुडिशरी भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों को आपस में फेथ होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए। हर बात की इंक्वायरी हो तो उस इंस्टीट्यूशन की मर्यादा टूट जाती है, ठीक है। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट एक्टिव कब हो सकता है, डिसीजन क्या सलाह दी गई राष्ट्रपति को ये तो इंक्वायरी नहीं हो सकती, बट राष्ट्रपति ने क्या घोषणा की, क्या एक्ट बन गया, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, उस बेस पे उसको तोड़ा जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। बट सलाह क्या दी गई थी राष्ट्रपति को ये इंक्वायरी नहीं की जा सकती। क्या ये बात सबको स्पष्ट है, इसका जो मैंने समझाया अभी? यस सर। और लोग भी बताओ भाई। यस सर। सर आपने जो बोनाफाइड और मेलाफाइड इंटेंशन वाला पॉइंट बताया था, हाँ, तो इन केस जो भी राष्ट्रपति ने डिसीजन लिया एट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर फॉर कंट्री, तो उस केस में जो जुडिशियल रिव्यू होगा, ठीक है, तो उसमें तो राष्ट्रपति यही कह देगा, पल्ला झाड़ देगा कि भाई हमें तो एडवाइस दी गई थी। पल्ले का झाड़ना उसका काम ही है कि भाई मुझे एडवाइस दिया गया था और मुझे साइन करना, तो राष्ट्रपति से कुछ लेना देना नहीं है उस बात का। अच्छा, सारी गाज गिरेगी मंत्रियों पे ही। हाँ, राष्ट्रपति अपने मन से काम कर ही नहीं रहे, ठीक है ना। राष्ट्रपति से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। राष्ट्रपति अभी राष्ट्रपति खत्म किया ना हम लोगों ने, राष्ट्रपति का प्रिविलेज स्पेसिफिक टाइम में ही है, ऐसे सरकमस्टांसेस हो तभी वो अपने प्रिविलेज से काम करता है, ठीक है। राइट सर, एक और क्वेश्चन है, ऐसे नोटबंदी का एग्जांपल आ गया मेरे दिमाग में। हाँ सर, नोटबंदी को अचानक से अनाउंस किया गया था 8 नवंबर को। हाँ, और ये इसका मतलब इस पे मतलब जिस तरह से किया गया और जिस तरह से लोग समझ रहे थे, तो शायद गवर्नमेंट में भी जो लोग थे उनके लिए भी सरप्राइज था ये। हाँ, तो ये एज ए लॉ तो नहीं आया होगा ये, मतलब इसका वैधानिक रूप से किस फॉर्म में आया? लॉ के फॉर्म में तो अनाउंस नहीं होगा, एक अब डिसीजन। इसको दो तीन तरह से देख सकते हैं। संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है ये, संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है ये कि अचानक आप कुछ डिसीजन ले लें बिना किसी मंत्रीगण की सलाह के, क्योंकि उम्मीद यही है कि ये मंत्रीगण की सलाह इसमें नहीं ली गई होगी, क्योंकि अगर ली जाती, टेक्निकली अगर ली गई होगी तब भी गड़बड़ है, क्योंकि इसका मतलब 100-150 लोगों को पता था कि नोट बंद होने वाला है, और ये वही घाघ लोग हैं जिनके पास असली नोट है। तो अगर पता था तो बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। मेरी बात समझ रहे हैं कि भाई 100-150 लोगों को पता था कम से कम कि नोट बंद होने वाला है। अगर पता था तो खतरनाक है, नहीं पता था तो ये संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है कि आप अचानक ऐसा डिसीजन ले लें। आप मालिक नहीं है इस देश के, आप मेरी बात समझें। हो सकता है कि आप ईमानदार ही हों, आपको ईमानदारी से आपने डिसीजन लिया है, बट ईमानदारी से डिसीजन लिया है इसके बावजूद इकलौता डिसीजन नहीं होना चाहिए। इस तरह के डिसीजन केवल राजतंत्र में लिए जा सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं रवि? जी सर। तो पहली बात तो संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी बात, आपको पता है कि अगर इस समय जितने संख्या में हैं लोकसभा में जो संख्या है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की, तो डिसीजन लेने के बाद उसको पार्लियामेंट में प्रूफ करना या उसके लिए संख्या जुटाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है। और नोटबंदी वाले मामले में तो पार्लियामेंट में उसको किसी बहुमत से पास कराने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ठीक है।
जी सर। तो हाँ सर, मैं यहाँ वही पे मैटर जो है नंबर का नहीं है, पार्लियामेंट में पास कराने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो नोट चलाना कोई लीगल टेंडर कोई चीज है या नहीं, ये तो एग्जीक्यूटिव वर्क है जी ना, सर। लेजिस्लेटिव वर्क है ही नहीं। हाँ, अगर हम ये करते कि हम ये नोट जो है, नोट का सिस्टम ही खत्म कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कल काल्पनिक बात कर रहा हूँ कि हम कोई ब्लॉकचेन या कोई और कोई सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें फिजिकल मतलब नोट हुआ ही नहीं करेंगे, ठीक है, तब तो फिर तो ये तो क्या हो गया है, फिर तो ये लेजिस्लेटिव मैटर हो गया, ठीक है। जी सर। लेकिन नोट को कौन सा नोट चलेगा, नोट बदल दिया जाएगा, ये केवल एग्जीक्यूटिव है। बट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अकेला आदमी नहीं। जी अकेले आदमी की हमने अपने संविधान में व्यवस्था दी ही नहीं है, वरना हम कुछ और सिस्टम लेके आते है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके नहीं आते। ठीक है, जी सर। तो ऐसा क्यों हुआ, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा देर से देर। यूपीएससी बहुत ही चालू संस्था है ना, बहुत ही समझदार संस्था है। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा जो मैंने अभी डिस्कस किया कि एक तो नंबर में ज्यादा होने के क्या खतरे हैं, तो लाभ भी बताना है आपको जब भी लिखे हैं। असल में क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग में, सब लोग दिमाग में, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, आपको आंसर लिखते समय जज बनना है, वकील नहीं बनना। वकील एक पक्ष लेके चलता है, जिसकी जिसकी तरफ से वो खड़ा है, दूसरा पक्ष उसके समझ में भी आ रहा हो बेहतर से तब भी वो नहीं बोलेगा, वरना उसका क्लाइंट हार जाएगा। वकील एक पक्ष लेके चलता है। आपको जज की तरह सोचना है। जज क्या है, वो दोनों पक्षों को देख रहा है और उसके बाद दोनों को बता रहा है, ऐसा नहीं कि एक पक्ष बता रहा है, दोनों पक्ष उसके सामने आएंगे, आपके कॉपी कलम पे, आपके आंसर में दोनों के पक्ष आएंगे, और फिर जहां पे ज्यादा अच्छा लग रहा है उधर टिल्टेड हो जाएंगे आप, थोड़ा सा टिल्ट होंगे, जबकि पक्ष दोनों रखेंगे। तो इस मैटर में आपको मैं इसीलिए पार्लियामेंट पढ़ाऊं, इसलिए मैंने ध्यान रखा था कि पार्लियामेंट पढ़ाते समय ध्यान रखूंगा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसमें डिसीजन भी कलेक्टिव है, अकाउंटेबिलिटी भी कलेक्टिव है। तो डिसीजन कलेक्टिव लिखा तो नहीं है, हाँ नहीं लिखा, बट ये लिखा है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी में इंक्लूड है कि डिसीजन भी कलेक्टिव होना चाहिए। आप मुझे किसी की चीज के लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, मैं जो परिवार में हूँ, मेरे परिवार में मेरा डिसीजन जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि डिसीजन भी कलेक्टिव लिया जाएगा, सलाह सबकी ली जाएगी। ठीक बात है, जी सर। ओके। सर ये अब तक जो नोटबंदी हुई है, अब तक इसको किसी उसमें चुनौती दी गई है, किसी ने इसको चुनौती दी है? चुनौती के आधार पे नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, ये बहुत एग्जीक्यूटिव के हिसाब से बहुत छोटा मोटा काम है। छोटा मोटा काम का मतलब लीगल टेंडर, लीगल, जब मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लीगल टेंडर होने का मतलब कुछ भी, किसी भी चीज को लीगल टेंडर बनाया जा सकता है। ये काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। मतलब सर हम इसको बोनाफाइड या जो आपने बताया था मैलिफाइड, उस पे भी हम इसको नहीं कर सकते कि हाँ, इस पे नहीं एग्जीक्यूटिव कर की? सकते, हाँ नहीं कर सकते। एग्जीक्यूटिव को लगता है कि अब ये वाला नोट नहीं चलना चाहिए, नोट रिप्लेस कर दें, या ये वाला नोट बंद कर दें, या ये नया नोट ले आए। ये बहुत ही एग्जीक्यूटिव वर्क है, मतलब बहुत छोटा काम है ये, इसके लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो रोजमर्रा के चीज है, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, ये बात सच है, बट काम बहुत छोटा है ये, ठीक है। ठीक। मैं अभी आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट को उदाहरण रख के, कलेक्टिवनेस। हमने जो सिस्टम बनाया उसमें सिस्टम हमारी कलेक्टिवनेस को प्रेफर करने वाला है। तो लेकिन कभी कभी कलेक्टिवनेस नहीं है, जैसे मैंने श्रीमती इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया और अभी का उदाहरण दिया, प्रेजेंट उदाहरण दिया। दोनों में दिक्कत क्या थी कि बस व्यक्तित्व की पूजा शुरू हो गई। इंदिरा गांधी भी आई, जब इलेक्शन जीत के आई दोबारा, है ना, खास तौर पे बांग्लादेश अलग हो जाने के बाद पाकिस्तान से लड़ाई हुई और पाकिस्तान उसमें बुरी तरह हारा, पाकिस्तान एज ए स्टेट। तो इंदिरा गांधी की जब इलेक्शन में खड़ी हुई तो उनको दूसरी बार इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। लोग खुद कह रहे थे कि ये इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, और ये कोई साधारण स्त्री नहीं है, क्या है ये, दुर्गा का अवतार। तो 72 3 के इलेक्शन में वो क्या थी, दुर्गा का अवतार। जब हम इस तरह से व्यक्ति पूजा शुरू कर देते हैं, तो जब व्यक्ति पूजा से कोई कोई बन के प्रधानमंत्री आया है, तो वो किसी से क्यों पूछेगा, अपने मंत्रिमंडल से क्यों पूछेगा,
है ना। और जो कहानियां हैं कई लोगों ने लिखा है, जैसे इंदिरा पे कई किताबें आई हुई हैं, है ना। उन किताबों में लिखा गया है कि सच में मंत्रिमंडल की कोई हैसियत ही नहीं थी, मंत्री उनके सैंडल ढूंढा करते थे। अभी दिवंगत हो गए अभी कुछ समय पहले ही एनडी तिवारी, नारायण, है ना, नारायण दत्त तिवारी, यूपी के कई बार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन जब उनके बारे में कई लोगों ने बड़ा अजीब अजीब लिखा है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब मीटिंग ले रही होती हैं किसी लेती थी, तो क्योंकि पता ही है कि ज़्यादातर जो फर्नीचर बने हैं हमारे यहाँ पे वो ब्रिटिश पीरियड के बने हैं और मेल ओरिएंटेड बने हैं, मतलब ऊंचे बने हैं, है ना। तो श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत छोटे कद की तो नहीं थी, बट इसके बावजूद जो टेबल चेयर वगैरह बने हैं वो मेल ओरिएंटेड ज़्यादा उस ढंग से बनाए गए हैं। तो कहने का मतलब है कि वो आधा एक घंटे की अगर मीटिंग है तो उनकी सैंडल कहीं नीचे खो जाती थी, टेबल के नीचे रह खुल गई, खो गई, इधर उधर हो गई पैर वैर से ही। तो एनडी तिवारी का फिक्स काम क्या था, ऐसा कई लोगों ने लिखा है ना। कुलदीप नैयर एक बहुत बड़े पत्रकार थे, अभी मृत्यु हुई है कुछ साल पहले ही उनकी, उन्होंने भी लिखा है और कई लोगों ने लिखा है कि उनका काम एक फिक्स काम था बिना कुछ कहे। क्या एनडी तिवारी का? सैंडल खोई हुई सैंडल ढूंढ। सैंडल खोजो। कि वो अपना वो सिर घुसाएंगे उसमें टेबल के नीचे और सैंडल ढूंढ के, मैडम ये रहा सैंडल। ये अगर इस लेवल पर व्यक्ति पूजा है और भी सार्वजनिक रूप से, तो आप समझ सकते हैं कि उनका ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव निर्णय, ये सब बेईमानी है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर हम ऐसा हमारे कल्चर में क्यों है, ऐसा क्यों है, कुछ आप लोग बताओ। सर अपने यहाँ शायद लगता है कि हीरो वर्शिप का कल्चर भी है, जैसे हमको अभी कुछ समय पहले देखिए मायावती जी के लिए भी इस तरह की बात आती थी कि सैंडल पहनाना, सैंडल साफ करना, पैर छूना। पैर छूने का मतलब आपका कोई ऐसा ग्रेटिट्यूड है, वो एक अलग बात है, पर आप मंच पे पैर छू रहे हैं, आप एक मंत्री हैं और मुख्यमंत्री के पैर छू रहे हैं मंच पर, तो ये खाली रिगार्ड नहीं, कुछ और भी दिखा रहा है, चापलूसी और बाकी चीजें दिखा रहा है। यस और नो? यस सर। तो ऐसा क्यों होता है और लोग खुश होते हैं? और अगर मान लो 6 बैठे हुए हैं, इसमें तो 2 ने छुआ और 4 ने नहीं छुआ, तो 4 को हमेशा खतरा लगेगा कि यार पता नहीं छूना चाहिए था कि नहीं, इसके परिणाम कोई दुष्परिणाम तो नहीं होंगे, है ना। और मतलब प्रॉब्लम है। ये कल्चर जो है ये भारत में, उत्तर प्रदेश और सब जगह है, पूरे भारत में है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का अनोखा वो है, वो दक्षिण में तो और भी ज्यादा है। दक्षिण में तो खैर सुन के यकीन नहीं होता हम उत्तर भारतीयों को कि कोई आत्मदाह भी कर सकता है। मंत्री मर गया या मुख्यमंत्री मर गया या कोई हमारा चहेता मिल गया, उसके लिए लोग आत्मदाह कर लेते हैं, है ना, अपने ऊपर आग लगा लेते हैं। हमारे यहाँ तो ये थोड़ा उससे थोड़े कमी खाली पैर ही छू रहे हैं। क्यों है ऐसा? कल्चर का पार्ट बताएं। सर वो जो लंबे समय से उपनिवेशवाद और ये जो सामंतवादी सोच के शिकार रहे हैं लोग ना, इसकी वजह से रहा है सर ये सारी चीजें। गुलामी की जो मानसिकता रही है हमारे अंदर में, इस वजह से। ठीक है, और लोग कुछ बताएं इस पे, प्रकाश डालें। सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसे सभी जगहों पे जहां पर आर्थिक पिछड़ापन है, अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, वहां पर ऐसा बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऊपर बढ़ने, मुझे कैसे भी ऊपर बढ़ना जरूरी है, मेरे को ज्यादा संसाधन मिल सके, मुझे मौके मिल सकें। और जहां पर ये ऐसा हो जाता है, जैसे आप देखें कई जगह, अगर मुझे लगता है जैसे हमारे स्कूल्स का जैसे सिस्टम है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मुद्दे आते हैं कि फीस बहुत ज्यादा हो गई स्कूलों में, या फिर तरह तरह की चीजें की जाती हैं कि मतलब बच्चे का एडमिशन होना है तो पेरेंट्स के भी इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं केजी के बच्चों के। तो ये शायद एक डिमांड सप्लाई वाला भी बात होती है कि इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है समाज में हमारे पास,
और बहुत सारे लोग ऊपर बढ़ने का यही तरीका देखते हैं सर। नहीं, एक तो चापलूसी हो गई, बट अब मैं चापलूसी से इतर बात कर रहा हूँ। आत्मदाह तो चापलूसी नहीं है ना भाई, तो बचा ही नहीं, आदमी ने आग ही लगा ली अपने ऊपर। या मुझे मेरे समय का भी याद है, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या लहर थी, है ना। वो उनकी गाड़ी फंस गई थी रायबरेली से आगे, है ना। रोड तो ऐसे ही रहा है, अब जाके रोड ठीक हुआ है, तो गाड़ी फंस गई। वो उनको उतरने की जरूरत ही नहीं रही। मतलब मेरे खुद की देखी हुई बात तो नहीं है, बट बहुत करीब से सुनी हुई बात है कि लोगों ने गाड़ी उठा ली मिलके, एम्बेसडर पे थे वो सोचिए, एम्बेसडर से चारों तरफ लोग घूम के गाड़ी उठा के, और गाड़ी उठा के उसको उनको उतरने नहीं दिया, है ना। राजा साहब हैं, और उस समय तो कुछ और भी चल रहा था कि पहली बार कोई तरह तरह की बात चलती है, क्षत्रिय बनेगा कोई प्रधानमंत्री, है ना। और पता नहीं, जिसकी जो भी, जहाँ पे जिस चीज का फायदा हो, उस चीज का प्रचार हो जाता है। तो जो जैसा एरिया है, हमारे यहाँ जातिवादी एक क्षेत्र है, जातिवाद के आधार पे चुनाव होते हैं, तो अगर वहाँ पे कहीं जाति दिखाने में फायदा है तो वहाँ पे जाति भी दिखाई जाती है, कहीं धर्म दिखाने में फायदा है, कहीं कुछ और, है ना। और उसमें कई लोगों के हाथ दब गए, कट गए, लेकिन लोग खुश हैं। हद हो गई। मतलब पालकी उठाना और रखना तो सुना था कभी फिल्मों में, कार उठा के गड्ढे से निकाल के उसको लोग रखते हैं। और उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव के लिए तैयार हो रहे थे वो, ठीक है। व्यक्ति पूजा क्या है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पर कई कारण है, एक कारण नहीं है, बट एक बड़ा कारण एक ये भी है, हमें चमत्कार में यकीन सिखाया गया है कि कोई व्यक्ति आएगा, है ना, कोई व्यक्ति आएगा और वो सारी समस्याओं का हल वो कर देगा, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो एक सिस्टम है, चाहे हम भगवान ईश्वर की पूजा भी करते हैं, तो हम बहुत लॉजिकल बातें कभी शायद ही करते हों कई बार, और लॉजिकल बात में फिर पूजा में मजा भी नहीं आएगा। हम कुछ चमत्कार की उम्मीद करते हैं, और ये चमत्कार हम हर जगह देखने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको पता है कि कोई भी चमत्कार केवल हमारी अज्ञानता ही होती है। चमत्कार होता ही नहीं है। जैसे उसके पीछे का विज्ञान हम जान जाते हैं, वो चमत्कार हमारे लिए समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो मोटे तौर पर चाहे हम शिक्षित हों, तथाकथित जो शिक्षा है, जिस तरह की हमें शिक्षा दी जाती है, और अशिक्षित है, तब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत बड़ी संभावना है। दोनों ही कंडीशन में हमें तैयार किया जाता है, हमारी सोसाइटी तैयार रहती है चमत्कार के लिए। और चमत्कार कई बार हम व्यक्ति में देखते हैं, तो हम कल्ट पर्सनालिटी पे मैंने बात की थी, चमत्कृत व्यक्तित्व, है ना। अब मेरी बात समझ रहे हैं। तो चमत्कृत व्यक्तित्व का जो खेल है, हालांकि एनडी तिवारी मामले में चमत्कृत व्यक्तित्व से ज्यादा चापलूसी है, चाहे मायावती जी वाले केस में चापलूसी ज्यादा है, बट पब्लिक की बात करें तो हमें एज ए पब्लिक क्या हमारा दिमाग में कई बार रहता है, चमत्कार। हमारे यहाँ पे चमत्कार को नमस्कार है, ठीक है। और चमत्कार हो ना हो, हम उसमें खोज रहे होते हैं, ठीक है। गणेश जी को दूध पिलाने वाला किस्सा कई लोगों को याद होगा, कई लोगों का खैर जन्म नहीं हुआ होगा, कई छोटे भी हैं हमारे क्लास में। गणेश जी को दूध पिलाने का किस्सा सुना है आप लोगों ने? फिर देखा भी है। अच्छा, आपने देखा है। कई लोगों ने हम लोग स्कूल में हुआ करते थे जब हुआ गए भी थे सर। अच्छा, गए भी थे। तो गए तो हम भी थे सर, लेकिन किया नहीं था, वो अलग बात है। तो वो उन्हीं से नहीं, उन कुछ खास लोगों से नहीं पिया है, जिन पे थोड़ा, जिनका हिसाब किताब दूसरा है। बाकी लोगों से पिया है ना। सर मेरे ना कह के गिल्ट फील करा दिया गया था कि तुम लोग पापी हो, तुम लोग मन साफ नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूध नहीं पी रहे। तो इसलिए फिर उन्होंने भी कहने लगे कि नहीं पिया था, थोड़ा सा पिया था। क्योंकि अब भाई जब इतने इस तरह की कोई बात उठा दी जाएगी तो आदमी कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही। हाँ, रवि मलिक सर मतलब ये थोड़ा सा रिलेटेड है भी नहीं भी, लेकिन कभी कभी देख के बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि
मतलब कुछ भी हो, सबको पता है कि अगर कोई कंट्री बनती है तो कंट्री उसके सिटीजन से बनती है। हमारे यहाँ बहुत है, सबको बहुत साफ सड़कें चाहिए, सब चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जिन्हें साफ सड़कें चाहिए वही गाड़ियों का शीशा खोल खोल के बाहर कूड़ा फेंक रहे हैं। मतलब सर पढ़े लिखे भी जैसे हमारी तरफ हुआ, लेकिन लोगों में ऐसा क्यों है सर? मतलब ये सामाजिक तरह से हम पिछड़े रह गए हैं या क्या है? कि जैसे आपने जो अभी दूध पिलाने वाला बताया गणेश जी को, उसमें ये भी हुआ था हमारी तरफ तो कि बाकायदा वो दूध जो पीते हैं वो पत्थर के बने हुए थे, वाइट जो पत्थर होता है उसके थे। तो उसके पीछे बहुत नॉर्मल सा लॉजिक था कि पत्थर जो होता है वो दूध, मतलब जो लिक्विड होता है उसको सोख लेता है, जो पानी वानी होता है। लेकिन जब वहां लोगों को बताया गया और उन्हें इनफैक्ट दिखाया गया कि हाँ देखो ये सोख रहा है, वो पी नहीं रहे हैं, वो सोख रहा है, तो वो इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ बैठे हैं गणेश जी और वो ही पी रहे हैं। मतलब हम नहीं इतने नहीं, पीछे क्यों आपने रह गए? 2 क्वेश्चन पूछा। एक तो कहा कि गली मोहल्ले, हेलो, जी सर। अच्छा, तो हाँ जरा पानी दीजिएगा। हाँ, तो गंदगी वाला बताया आपने, 2-3 चीजें एक साथ मिला दी, है ना। गणेश जी का दूध पीना तो अपनी जगह है, खैर गंदगी की जहां तक बात है, गंदगी की जहां तक बात है उसमें वो तो हमें ट्यून ही किया जाता है कि गंदगी करना हमारा काम है, सफाई करना किसी और का काम है। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि सफाई करना भी हमारा काम है, तब तक गंदगी खत्म नहीं होगी। घर में भी हमें सिखाया जाता है आमतौर पे, अब तो कम हो गया लेकिन फिर भी किस हद तक है ही, कि तुम घर में लड़के हो तो तुम्हारा काम है पानी पी लेना, गिलास वहां छोड़ देना। बहनों का काम है या घर की और लड़कियां महिलाओं का काम है गिलास उठा के ले जाना। बात समझ में आई? तो हम पार्क में जाके हम कूड़ा फैलाते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि एक वर्ग है जिसका काम है सफाई करना। तो गंदगी करना ऐसा समझ में चाहे ना भी आए, बट गंदगी फैला देना जाने अनजाने वो हमारा काम है। और सफाई के लिए कोई ना कोई क्लास है। घर में महिलाएं या बेटियां या बहनें या जो भी महिला है उसका काम है, और बाहर एक क्लास है, है ना। जब हमें ये सिखाया जाएगा बहुत ही छुटपन से कि सफाई करना सब किसी का काम है, व्यवस्था में रहना, व्यवस्था बनाना सबका काम है। आप समझे बात? स्वच्छता अभियान चलाने से खाली नहीं होगा, ये हमें बहुत ही छुटपन में जब हम डेवलप हो रहे हो तब हम अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा हम जहाँ रहते हैं कुछ भी करते हैं वो गलतियां हमसे होती, सफाई गंदी होती है ना। तो सफाई करना भी वैसा ही हमारा काम है जैसा कि हमसे गंदगी फैल जाती है। इसके लिए कोई अलग से अपॉइंटेड नहीं है या नहीं होना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। तो कुछ चीजें बहुत ही बेसिक स्तर पे चेंज होने की आवश्यकता है, और उसके लिए गवर्नमेंट की जरूरत सेकेंडरी है। वो हमारे परिवार में होना चाहिए, है ना। हम आम तौर पर, हालांकि सच में बहुत बदलाव हुआ है, परिवारों में बहुत बदलाव हुआ है, फिर भी आप देख पाएंगे, है ना, पहले तो बहुत स्पष्ट था, अब उतना स्पष्ट बहुत जगह नहीं है। फिर भी लड़कों का और लड़कियों के काम में फर्क है ना। हम देखते हैं, सीखते हैं कि पिता पानी पीता है और वहीं छोड़ देता है, गिलास वहीं छोड़ देता है, माँ आती है और उसको फिर उठा के ले जाती है, ठीक है। और वो उधर जा भी रहा हो तो उठाता नहीं है। तो अब वो सब कॉन्शियस माइंड में हमारे है, ठीक है, सब कॉन्शियस माइंड में है कि गंदगी फैलाना और गंदगी साफ करना ये अलग अलग काम है, और ये इसके लिए अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। तो हमें इसलिए बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि हम पार्क गए और वहाँ मूंगफली या छिलके जो भी खाए वहीं छोड़ दिया, क्योंकि और इसमें हमें गिल्ट भी नहीं होता, गिल्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है हमारा काम था ही नहीं, वो ख्याल भी नहीं आएगा मतलब। तो खैर कुल मिला के ये सब अलग अलग मुद्दों में हम बात करेंगे। फिलहाल कलेक्टिवनेस समझ गए होंगे। मैं आपको मुख्य रूप से ये समझा रहा था कि लिखा हुआ है कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, बट मैं आपको उसमें अंडरस्टूड करा रहा हूँ कि कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी खाली नहीं हो सकती, कलेक्टिव डिसीजन भी होना चाहिए, और होता है। कलेक्टिव डिसीजन होगा तब अकाउंटेबिलिटी होगी। चलो आगे। तो एक कंपोजिशन देखते, प्राइम मिनिस्टर कैसे काम करता है। 3-4 शब्द देखते हैं। पहला तो हो गया
कैबिनेट मिनिस्टर्स। फिर एक शब्द कई जगह आप पढ़ेंगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, है ना, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। ओके, फिर एक सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हो गए हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होता है कोई, ठीक है। तो देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अभी तो आवाज आ रही है ना? यस सर। तो पढ़ो तुम, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? हेड द इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज, मेंबर ऑफ द कैबिनेट, इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग पॉलिसीज। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इनके पास होती हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कैबिनेट मिनिस्टर्स हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा गया है संविधान में, ठीक है। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन कौन होंगे, इन सबको मिला के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर अपने मिनिस्ट्री का हेड होता है, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग इनमें होता है। फिर है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो कोई एग्जांपल बताओ आप में से कोई कैबिनेट मिनिस्टर का। तो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, गृह मंत्रालय। हाँ, अच्छा, ये उदाहरण किस किसने दिया? समीर, आपने उदाहरण कौन सा दिया? सो मैंने दिया गृह सर। मंत्रालय। अच्छा, समीर ने कौन सा दिया? मैंने होम मिनिस्ट्री दिया था, गृह मंत्रालय। हाँ, तो वो गृह नहीं है, वो गृह है ना? गृह। हाँ, तो इसीलिए मैंने टोका कि आपको याद रहे, वो गृह मंत्रालय है। तो इसी तरह इसको याद कैसे रखना है, जैसे कई बार लोग मकान बनाते हैं, उसके बाद गृह प्रवेश कराते हैं ना, गलती से उसमें भी कई बार लोग कह देते हैं कि गृह प्रवेश करवा रहे हैं। ग्रह हमारे यहाँ पे हिंदू परंपरा में, नॉर्थ इंडिया में ग्रह मतलब ग्रह नक्षत्र तुम्हारे ऊपर हैवी है, मतलब क्या बुरी बात है ये, है ना। जैसे कि कहें कि भाई ग्रहों का चक्कर चल रहा है, इसका मतलब नेगेटिव में हम बोल रहे हैं, पॉजिटिव उसके लिए बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रह गृह है ना, मात्रा अंतर है। आगे चलो, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट पढ़िए, स्टेट्स। Either be given independent charge of ministers, departments, or can be attached to cabinet ministers, not members of cabinet. हाँ, तो इसकी हैसियत काफी कम होती है कैबिनेट मिनिस्टर की तुलना में, किसकी? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये क्या है? आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट। कई बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स का मतलब कोई राज्यों की बात नहीं है, यहाँ पर केंद्र में ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। राज्य मंत्री बोल देते हैं उसको। तो ये राज्य मंत्री इंडिपेंडेंट हो सकता है, किसी साथ अटैच हो सकता है, बड़ी, जैसे कि ये हमारा जो होम है वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत सारे। सर आपकी आवाज कट और आपकी वॉइस नहीं है, मतलब आवाज आ नहीं रही है या कट कट के आ रही है? कट ड्रॉप हो रही है सर। तो मैं एक काम करता हूँ, वीडियो ऑफ कर देता हूँ, हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो, है ना। फिर भी होता है तो फिर मैं लोकेशन चेंज करूंगा। बेटर है थोड़ा। अच्छा, ठीक है। तो हाँ, तो कोई बताओ भाई आप में से कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट का कोई एग्जांपल दो, किसी किसी का नाम बताओ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या। वीके सिंह ही होंगे है, मतलब वीके सिंह कौन सा है उनके पास? स्वतंत्र प्रभार था उसके पहले, जो मुझे पता था। अब उसके पहले तो नहीं, अभी करंट याद नहीं है।
बताओ सामने पे कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। लास्ट ईयर मिस्टर ये सिन्हा जी थे सर, वो गाजियाबाद वाले, गाजीपुर वाले, मनोज सिन्हा। क्या, कौन सी मिनिस्ट्री थी? सर रेल मंत्रालय राज्य का था सर, राज्य रेल मंत्रालय था, स्वतंत्र प्रभार का सर। हाँ तो देखो, पहली बात कंफ्यूज नहीं होना है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इसका प्रांतों से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्री कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर। उसके ठीक नीचे है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेंटर के ही हैं, ठीक है। बट इनके ये छोटे मंत्री हैं, है ना। अभी छोटे मंत्री क्या करेंगे? कोई छोटी सी चीज इनको इंडिपेंडेंस दी जा सकती है कि ठीक है, तुम किसी बड़े मंत्रालय का छोटा सा पार्ट है वो तुम इंडिपेंडेंट देखो, या किसी मंत्रालय के असिस्टेंट मंत्री रहो। इसीलिए नीचे साफ साफ लिखा हुआ है नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। पढ़ पा रहे हैं आप सबसे नीचे वाला पॉइंट? बोलो। यस सर जी। और इनसे भी छोटे स्तर के मंत्री कौन है? डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है, उप मंत्री, ठीक है। तो सबसे बड़ी हैसियत किसकी है? सब मिला जुला के बोला जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको इसका फर्स्ट मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और फिर ये हैं कैबिनेट मिनिस्टर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हैं, उसके ठीक नीचे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और उसके नीचे डेप्यूटी मिनिस्टर। पढ़ो ये। Not given independent charge ministers departments attached to the cabinet ministers or ministers पहले खत्म कर लो, उसको पूरा कर लो। not members of the cabinet। हाँ, तो जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं वो उप मंत्री जो हैं, इनको कभी भी इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता किसी मिनिस्ट्री का ना डिपार्टमेंट का। ये अटैच होते हैं, एक तरह से ट्रेनी है, ये ट्रेनी है, इनकी एज कम है या पहली बार आए हैं, और इनको मिनिस्ट्री में रखना भी जरूरी होगा किसी वजह से, या उनसे संभावना दिख रही होगी कि भाई आगे चल के ये बहुत अच्छा कर सकेगा, तो उनको एक तरह से डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया गया है ताकि वो रियल माहौल को समझें। हो सकता है उसी उसी गवर्नमेंट में उनका प्रमोशन हो जाए, या आगे आने वाले टाइम में उनको उनसे बड़े काम लिए जा सकें। तो एक तरह से ये क्या है? उप मंत्री, जो एक तरह से असिस्टेंट के भी असिस्टेंट है, यूं समझ लो, ठीक है। हाँ बोलिए। सर एक दो बार ऐसा मैंने देखा है, शायद मुझे याद आ रहा है कि एक उप प्रधानमंत्री का भी एक पोस्ट बनाया गया था, मतलब बीच बीच में एक दो बार उप प्रधान, शायद एल के अडवाणी बने एक बार उप प्रधानमंत्री। तो उनका स्टैंडिंग क्या होता है सर, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो? हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री की कुछ जगह, ठीक है, उप प्रधानमंत्री का कोई पोस्ट है नहीं। तो अब लेकिन इसको हमने 2 बार किया है, 2 या 3 बार किया है बल्कि। तो ये तीनों बार हमने उन व्यक्ति को रखा है जिनको बनना तो प्रधानमंत्री था, वह प्रधानमंत्री 2 हो नहीं सकते, ठीक है। तो उनके लिए खाली एक नाउन क्रिएट कर दिया गया है कि वो उप प्रधानमंत्री हैं। उप प्रधानमंत्री का कोई काम ही नहीं है, उप प्रधानमंत्री की कोई कुछ डिफिनेशन ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो करते क्या है, ऐसे उप प्रधानमंत्री को मिनिस्ट्री ऑफ होम दे देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम उनका रियल काम होगा, बट पोस्ट में क्योंकि अब वो छोटे, अपने प्रधानमंत्री से छोटे रहना भी नहीं चाहते, या उनके इक्विवेलेंट उनकी हैसियत है, पॉलिटिकल हैसियत, तो ये उप प्रधानमंत्री हमारे यहाँ एक तरह से फॉर्मल इसकी कोई जगह नहीं है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है सर ये ना। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और इनफॉर्मल ज्यादा है, बस उनका सम्मान बना रहा है, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो 2 हो नहीं सकते भारत में। अब जैसे कि एल के अडवाणी का आपने उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। अब अटल जी और अडवाणी दोनों प्रधानमंत्री हो नहीं सकते। अटल जी प्रधानमंत्री हो गए, तो उनसे उनके इक्विवेलेंट पद लाने के लिए हम खाली उनका नाम दे देते हैं उप प्रधानमंत्री, वरना इनका कोई भी काम या उनकी कोई पोस्ट संवैधानिक है ही नहीं। वैसे 7-8 लोग हुए थे सर ना उप प्रधानमंत्री पूरे कार्यकाल में अब तक। 7-8 कौन कौन? सर जैसे वल्लभ भाई पटेल तो पहले थे, फिर उसके बाद मोरारजी तो देसाई। पटेल के मामले में भी क्या था, पटेल खुद ही प्रधानमंत्री के हैसियत के थे, या बहुत लोग चाहते थे कि पटेल प्रधानमंत्री बने, तो दोनों के उस मैटर में हो गया, है ना। समझ रहे हैं ना?
जी जी। तो ये है, तो कहने का मतलब है उप प्रधानमंत्री कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं है, वो खाली ये है कि ज्यादा हंगामा ना करे, आदमी को शांत करा दो, वो वाली बात है। आमतौर पे ऐसे उप प्रधानमंत्री के पास कौन सा पद होता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम। क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ होम हमारे यहाँ का सबसे ताकतवर मिनिस्ट्री है। कितनी बार चर्चा हो चुकी है कि उसके कम से कम 4 टुकड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा काम देखता है। तो रियल में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है वो, तो वो फिर उप प्रधानमंत्री को वो काम दे दिया जाता है कई बार। ठीक है। इसके सर, अलावा क्वेश्चन एक और और है। हाँ बोलिए। नहीं बोलिए सर, आप बोलिए। नहीं नहीं, मैं तो आगे पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर कोई कैबिनेट मिनिस्ट्री और उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का कोई एग्जांपल दे दीजिए एक, जैसे ये कैबिनेट मिनिस्ट्री और उसका ऐसे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की भाई उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कौन सा? डिप्टी मिनिस्टर का? नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अच्छा, तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर का हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, ठीक है। ठीक है सर। और इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो गया ये जो अरुणाचल प्रदेश का है, वो क्या नाम है उनका? अरुणाचल प्रदेश के जो एमपी है ना, बताओ समय पे नाम। आज नहीं आ सर रही वो है। रिजिजू किरण हाँ किरण हाँ, रिजिजू। किरण रिजिजू। पर वो तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए ना। पहले तो थे, खेल, मुझे अब याद नहीं है, रोज बदल जा रहा है। हाँ पहले थे। अब जैसे अभी सर ये सर, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन के पास है, हाँ जो वित्त राज्य मंत्री हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। हाँ, ऐसे देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आवाज आने में दिक्कत, आवाज की दिक्कत हो रही है क्या? जगह चेंज करूं या ठीक है? आप सर शायद एसी वाली जगह पे बैठे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। अरे भाई एसी में नहीं बैठा हूं। आवाज अभी सही आ रही है या कट कट रही है, ये बताओ। सही आ रही सर। सही आ रही है, चलो मैं फिर भी लोकेशन चेंज कर। एसी में नहीं बैठे हैं सर, पंखा बंद करिए, लाइट आने लगेगी, आवाज आने लगेगी। चलो मैं उधर। सर मेरा एसी से मतलब था कि आप कहीं आराम से बैठे हुए हैं, आपको मुश्किल में डाल मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ। चलो ठीक है। हाँ क्लियर हो गया? हाँ पूछिए। हाँ सर वो क्लियर हो गया। बस ये पूछना सर कि जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री जैसे बताया अभी, तो उनके पास डिपार्टमेंट कौन सा है सर अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री के? हाँ नहीं, अब मुझे एग्जैक्ट उनका एग्जाम्पल नहीं पता, बट डिपार्टमेंट बहुत सारे होते हैं। जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू की कोई मिनिस्ट्री नहीं है बट डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो रेवेन्यू के लिए कोई एक डिपार्टमेंट है, उसके लिए किसी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया है। ओके ठीक है सर, ठीक है। हाँ पूछिए। सर ये जैसे मैंने पढ़ा था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं सर वो लोकसभा में से ही बनते हैं। गलत तो ये पढ़ा, मिनिस्टर गलत समझाया आपने। सर दोनों हाउस में से हो सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर? किसी भी हाउस से हो सकते हैं। और सर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी दोनों में से हो सकते हैं? कोई भी मिनिस्टर किसी हाउस से हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर से लेके कोई भी। भाई आपको एग्जाम्पल ये याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर पिछले बार ही 10 साल राज्यसभा से रहे हैं, उनसे बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर कौन हो सकता है? ठीक है। हाँ कुछ मिनिस्टर्स को अटैच कर दिया जाता है ना? तो पढ़ो इसको जरा। हिमानी पढ़िए। Attached to the cabinet ministers, work under the supervision and guidance under the overall charge and responsibility of the cabinet minister. Either be given the charge of department of the ministries headed by the cabinet ministers or allotted specific items of work related to the ministries headed by cabinet ministers. तो कुल मिला के क्या है? कैबिनेट मिनिस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, चाहे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, है ना। फाइनेंस में मैंने कहा फाइनेंस में कितने सारे काम हैं। रेवेन्यू ही खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बट रेवेन्यू का अलग से कोई मिनिस्टर नहीं होता, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आते हैं। तो बहुत सारे काम हैं, तो उसी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ हम कुछ मिनिस्टर्स को अटैच कर देते हैं, जिनका काम क्या है, उनको असिस्ट करना।
है ना, उनके गाइडेंस में, किसी कैबिनेट मिनिस्टर के गाइडेंस में कुछ काम करना, तो ये भी एक रोल है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा आर्टिकल 74 के बारे में। अब हम आर्टिकल 75 पढ़ते हैं, पढ़ो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और था। ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सर ऐसा कुछ है कि जो रूलिंग पार्टी है सर उसी में से होंगे या किसी और पार्टी में से भी हो सकते हैं? किसी भी पार्टी से, पार्टी असल में देखो क्या है, हमारे यहाँ पर किसी भी पार्टी के कैसे हो सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर अगर हम मान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल समझो कि ये गवर्नमेंट चल रही है और इस गवर्नमेंट में कोई भी किसी दूसरे पार्टी का मंत्री बन जाए, बना दिया जाए, तो वो अकाउंटेबल तो होगा नहीं, अकाउंटेबल तो अपनी पार्टी के लिए होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वैसे तो पार्टी से कुछ लेना देना डायरेक्टली है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली, बट वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, और वो व्यक्ति भी, व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी, तो दूसरी पार्टी से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यही करना होगा कि अगर उसको किसी को प्रधानमंत्री चाहें और उसको मंत्री बनाना चाहें, तो वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी छोड़ के पहले उस पार्टी में आए, ये जरूरी है। ठीक है, पार्टी में ना भी आए तो कम से कम विपक्ष की पार्टी का व्यक्ति तो ना हो, या तो गठबंधन हो और गठबंधन में बहुत सारे पार्टी मिलके काम कर रहे हो, विपक्ष में तो नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। कि विपक्ष में, विपक्ष का काम क्या है, क्वेश्चन पूछना, तो मंत्री ही जो मंत्रालय में बैठा हुआ है, जो जो नियम बना रहा है, जो नियम एक्सिक्यूट करेगा, वो उसी को क्वेश्चन पूछने के लिए तो अलाउ नहीं किया जा सकता। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में विपक्ष से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ये बनाया जा सकता है कहाँ पर, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक अलग काम कर रहा है और लेजिस्लेटिव बिल्कुल अलग है। लेजिस्लेटिव से कोई भी इस्तीफा देकर एग्जीक्यूटिव में आ सकता है। बात समझ में आई? यस सर, बट ठीक है सर, बट अभी ये एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास अभी ये हरसिमरत कौर बादल जो हैं सर, वो अकाली दल की हैं, बट अभी सर वो कैबिनेट मिनिस्टर में है, कैबिनेट में है। कौन सर? जो बादल हैं, हरसिमरत कौर बादल, हाँ, शिरोमणि अकाली दल की मैम एमपी है सर, वो उस पार्टी से लोकसभा की, और वो सर कैबिनेट में है। हाँ ठीक है। वही पूछा था सर कि पॉसिबल है दूसरी पार्टी से आना कैबिनेट में? दूसरी पार्टी का मतलब वो विपक्ष में नहीं होनी चाहिए, मेरा कोलैबोरेशन है उस पार्टी के साथ, हम मिलके सरकार चला रहे हैं, वो विपक्ष थोड़ी ना है वो। मैं समझा कि आप ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस का आदमी इस समय मंत्री बन सकता है कि नहीं, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि नहीं। बट अगर बीजेपी कांग्रेस से कोलैबोरेशन कर लेती है तो दोनों तो सत्ता में हैं, तो विपक्ष तो बचा ही नहीं। इसी तरह उन्होंने ये अकाली दल से लोकसभा में उनकी कोलैबोरेशन है, दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, ठीक है ठीक। तो ऐसे तो 17 पार्टी के साथ बहुत सारी गवर्नमेंट रही है, और क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी तो 27 पार्टियों के साथ मिलके उन्होंने सरकार चलाई, तो मिलजुल के सरकार चलाने वाली बात है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। मतलब एक ही समय में ये नहीं हो सकता है कि उसी पार्टी का मंत्री भी है और विपक्ष में भी वही है, ये नहीं पॉसिबल है। तो सर विपक्ष वो सारी पार्टी आएंगे जिनके साथ गठबंधन नहीं है? गठबंधन नहीं है, उस सरकार में शामिल नहीं है, वो सब विपक्ष है। जो सरकार में शामिल हैं वो सब पक्ष हैं। ओके, हाँ पढ़ो आगे। Article 75, Appointment of Ministers. The Prime Minister shall be appointed by the President. The other ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister. This means that the President can appoint only those persons as ministers who are recommended by the Prime Minister. A member of either House of Parliament belonging to any political party who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as a minister. Yes. This provision was added by 91st Amendment Act of 2003. ये हमें डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस समय स्टेट लेवल पर राजस्थान में चल ही रहा है। आप लोगों
ऑपरेशन लोटस सुना है कभी? यस सर। यस सर। तो ये कौन सा ऑपरेशन है भाई? कैटरेक्ट का ऑपरेशन सुना, सबका सुना, लोटस का ऑपरेशन ये क्या है? सर ये वही ऑपरेशन है जो पहले एमपी में चला, अब राजस्थान में चल रहा है। तो नहीं नहीं नहीं, पहले एमपी में नहीं चला, पहले तो कहीं और चला। कांग्रेस कहाँ मुक्त चला? भारत। पहले तो हाँ वो था सर पहले तो, लेकिन उसके तहत अब ये एमपी राजस्थान शुरू हो गया है। बताओ आप में से कोई इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक में पहले चला, ये बात सही है। ठीक है, कर्नाटक में सफल हुआ, तो फिर अब ये तो उसमें हमारे लिए क्या मुद्दा है एग्जाम के लिए? हमारे लिए मुद्दा है डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप लोग नोट करके रखिएगा। फिलहाल क्योंकि अभी मैं पार्लियामेंट खत्म करना है, स्टेट में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, स्टेट्स के बाद स्टेट ही पढ़ेंगे हम। तो ए मेंबर ऑफ आइदर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं रहा जो, है ना, पार्लियामेंट के मेंबर होने के लिए जो डिस्क्वालीफाई हो गया है, तो ऑफ कोर्स मिनिस्टर होने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि हमारे लिए, हमारे यहाँ पर मिनिस्टर होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? मिनिस्टर कौन बना रह सकता है? जो या तो पार्लियामेंट का मेंबर हो या 6 महीने में हो जाए, तुम 6 महीने में हो जाए। पर अब जो डिस्क्वालीफाई है वो तो लॉजिकली अब तो पता ही है कि वो जब पार्लियामेंट का मेंबर होने से ही डिस्क्वालीफाई है, तब तो मिनिस्टर भी नहीं हो सकता वो। ठीक है सर, ये डिस्क्वालिफिकेशन जो आपने बताया, ये डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ लॉन्ग है या इसका कुछ टाइम पीरियड होता है? टाइम दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। पर डिफेक्शन लॉ में वो कार्यकाल रहेगा। जैसे कि अगर ये वाली मान लीजिए 16वीं लोकसभा है, 16th लोकसभा है, तो 16th लोकसभा के लिए रहेगा। जब दोबारा इलेक्शन होगा तब तब उससे मुक्त होगा वो। ठीक है, यस सर। ओके, नेक्स्ट चलिए। Appointment of a person who is not a member of parliament. Usually the members of parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha, are appointed as ministers. तो कुछ लोग पूछ रहे थे, उनके समझ में आ गया, लोकसभा राज्यसभा से हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो पार्लियामेंट का मेंबर है तो वो मिनिस्टर हो सकता है, या कोई भी आदमी जो मिनिस्टर अभी अभी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं भी है, मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट उसको ईदर ऑफ हाउस, राज्यसभा या लोकसभा किसी का मेंबर होना होगा। चलो आगे। A person who is not a member of either house of parliament can also be appointed as the minister, but within 6 months he must become a member of either house of parliament, otherwise he ceases to be a minister. He may become a member either by election or by nomination. तो हमारे यहाँ पे ध्यान रखना है, नॉमिनेटेड भी है, अगर कोई किसी भी हाउस से नॉमिनेटेड है तो वो भी मिनिस्टर बन सकता है, उसमें उसकी सदस्यता में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है ना? यस सर। एक डाउट है, पूछिए। पहले वाली साइड में लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन बन सकता है चाहे वो मिनिस्टर नहीं भी है, सॉरी मेंबर नहीं भी है हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन लोकसभा में तो लोग चुन के ही जाते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, तो 6 मंथ में कैसे बन सकता है मेंबर? हम तो लोकसभा करेंगे नहीं, लोकसभा में सीटें खाली होती रहती हैं बीच बीच में, 1-2, है ना। कहीं पे किसी की मृत्यु हो गई, किसी जो एमपी की, या किसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया, दोबारा इलेक्शन, तो री इलेक्शन बीच बीच में तो होते ही रहते हैं। आम चुनाव का मतलब है कि पूरे पूरे लोकसभा का चुनाव, बट उपचुनाव तो होते रहते हैं, इसको उपचुनाव बोलते हैं। ठीक है, तो सर उसमें मतलब जनरल पब्लिक वोट नहीं डालती? नहीं, जनरल बिल्कुल जनरल पब्लिक जैसे हर काम करती है वैसे उसमें भी वो काम करेगी। बस आम चुनाव का मतलब होता है पूरे लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है। अभी उपचुनाव का मतलब कि भाई कहीं पे गाजियाबाद का जो एमपी था वो किसी वजह से अब वो एमपी नहीं है, मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया, तो खाली गाजियाबाद में इलेक्शन हो रहा है, उसको उपचुनाव बोलते हैं, और वैसे ही वोट डालते हैं, बिल्कुल सब बाकी प्रक्रिया सामान्य है। मतलब उस पर्टिकुलर के इलेक्शन होगा? हाँ, उसी क्षेत्र के लिए होगा, उस लोकसभा क्षेत्र के लिए हो जाएगा। ठीक
ठीक है। सर ऐसा और कोई एग्जांपल याद आता है कि कोई बेचारा रह गया हो, मिनिस्टर तो अपॉइंट हो गया हो, बट 6 महीने में वो सेलेक्ट ना हो पाया हो? ऐसा होता रहता है, ऐसे तो प्रधानमंत्री हमारे हो गए हैं, है ना, मिनिस्टर की तो कोई अच्छा। बात ही नहीं है। भाई 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, तो ये सोच के बनाए गए, 13 दिन के लिए सोच के तो बनाया नहीं गया, बट वो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन थी वो पूरी नहीं कर पाए। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या थी? 272 लोगों का समर्थन चाहिए था, वो 13 दिन ही चली, ठीक है। फिर 13 महीने चली उसके अगली बार, ऐसा हो जाता है। और तो और राइट। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत धूमधाम से इलेक्शन जीत गई इलेक्शन। उसके बाद उनके रायबरेली वाले इलेक्शन पे केस हो गया कि उन्होंने गलत तरीके अपनाए हैं जीतने के लिए। वो प्रधानमंत्री की शपथ भी ले ली उन्होंने, प्रधानमंत्री का काम भी शुरू कर दिया, और 3 महीने के बाद, लगभग उनके प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उनका इलेक्शन रद्द होता है, वो एमपी है ही नहीं, इलेक्शन ही रद्द हो गया उनका, है ना, ऐसा हुआ है। सर बाकी मोरारजी देसाई सरकार, वीपी सिंह सरकार, ये सब एक एक 1.5 साल चली हुई है। हाँ, सब ये सब आया राम गया राम, इनके लिए एक हिंदी में कहावत है, आया राम गया राम सरकारें थी ये। ओके, पढ़िए, ये हो गया ना, ये आगे चलो। Strength of the council. The total number of ministers, including the prime minister, in the council of ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. This provision was added by the 91st Amendment Act of 2003. तो आपको याद रखना है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं थी। ये क्या है? ये है 91st अमेंडमेंट, जो 2003 का अमेंडमेंट है, उससे लाया गया। क्या लाया गया? द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। क्यों? प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर है, मैंने अभी शुरू से समझा रहा हूं आपको। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। मतलब अगर 500 सदस्य हैं लोकसभा में, एग्जाम्पल के लिए, तो 500 का 15% ही टोटल मिनिस्टर्स हो सकते हैं। कितने हो गए 500 के 15%? 75। तो इससे ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इससे ज्यादा? इसलिए नहीं होंगे कि इससे पहले, जैसे कि आप लोगों ने कहा, आया राम गया राम गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो कई पार्टी मिलके गवर्नमेंट बनाती थी, कि किसी भी पार्टी के पास 272 मेंबर होते नहीं थे लोकसभा में, किसी एक पार्टी के पास। तो मान लो ये संख्या पूरी करने के लिए 27 पार्टी मिले, ठीक है। जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट चली 5 साल, वो 27 पार्टियों का गठबंधन थी। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी अटल बिहारी वाजपेयी से पहले, है ना, जिसमें जनता पार्टी और सब लोग मिलके कर रहे थे, वो 17 पार्टी थे। अब होता क्या है कि इस तरह की जब गठबंधन है जिसमें 17, 27 और इस तरह के मल्टीपल पार्टी मिलके सरकार बना रही हैं, सब मिलके संख्या पूरी कर रही हैं 272। अब ऐसे में हर पार्टी क्या चाहती थी कि उसके मिनिस्टर बने, वरना सत्ता में रहने से फायदा ही क्या। हम समर्थन दे रहे हैं आपको, मेरे मान लो 5 सदस्य हैं, 5 एमपी हैं। आपको रियल एग्जांपल ही देता हूं मैं। 4 एमपी हुआ करते थे ममता बनर्जी के, केवल 4 एमपी थे, और उनकी सदिच्छा ये थी कि चारों मंत्री होने चाहिए। तो कोई भी गवर्नमेंट क्यों कहेगी भाई हम चारों मंत्री क्यों बनाएंगे तुम्हारे? तो कहेंगे मत बनाइए, हम समर्थन देंगे ही नहीं। तो अब समर्थन की लालच में, और समर्थन चाहिए, तो हमने चारों से वादा कर दिया कि तुम्हारे चारों के चारों बन जाएंगे। चलो भाई, किसी के 15 मंत्री एमपी हैं, वो कह रहा है कि हमारे सारे बनाओ। अब ऐसे में होता क्या था कि पता चला कि 200, 150 इस तरह से मिनिस्टर हैं। जितने मिनिस्टर उतना ज्यादा खर्चा, उतना ज्यादा काम का बिखर जाना। बट आपकी पॉलिटिकल दिक्कत है कि आप अगर गवर्नमेंट चलाते हैं तो सबको वादा करो कि मिनिस्टर बनाएंगे, है ना। उतनी खर्चा ज्यादा, आप समझ रहे हैं ना। अगर 150, 200 मिनिस्टर हो जाएं तो मिनिस्टर होने के नाते उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, है ना। तब एक नियम बनाया गया कि भाई लग रहा है कि आने वाले समय में भी
किसी एक पार्टी को तो बहुमत आने वाली है नहीं। और ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, एक नियम बना दिया जाए सब पे लागू हो कि टोटल स्ट्रेंथ का मैक्सिमम 15% ही मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये हमने 2003 के परिवर्तन के बाद ये सीलिंग लगाई है ताकि मिनिस्टर्स की संख्या सीमित रहे। कोई डाउट है तो पूछो। चलो आगे चलो फिर। सर यहाँ पे ये काउंसिल टोटल की बात हो रही है ना, मतलब सारे मिनिस्टर्स, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सबको मिला के। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है सर। ठीक है सर, ये एप्लीकेबल स्टेट गवर्नमेंट पे भी रहेगा? अभी तो एक एक करके एक एक कदम चलते हैं। अभी तो हम लोग संसद की बात कर रहे हैं। 15% वाला आएंगे बिल्कुल आएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हॉट टॉपिक वही है। चलें आगे। सर बस एक डाउट क्लियर कर दीजिए सर, जो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की लिखी गई है, ये 545 की बात हो रही है या 552 की बात हो रही है? इस समय लोकसभा की क्या स्ट्रेंथ है उसकी बात हो, जिस समय भी लोकसभा की जो स्ट्रेंथ होगी उसकी बात होगी। ठीक है नेक्स्ट चलो। सर, मैं सचिन तेंदुलकर भी मिनिस्टर बन सकते थे। अरे भाई आप भी बन सकते हैं, मिनिस्टर बनने में क्या दिक्कत है? नहीं, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने जिनको अगर नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए, नॉमिनेटेड भी बन सकते हैं क्या? जस्ट मैं पूछ रहा था। बिल्कुल बन सकते हैं। नॉमिनेटेड अभी तो बताया मैंने कि नॉमिनेटेड और बिना नॉमिनेटेड में कोई फर्क नहीं है हमारे यहाँ एज ए मिनिस्टर बनने में। ठीक है, नॉमिनेटेड आदमी प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ठीक है जी। चलें आगे। Term of ministers, the minister shall hold office during the pleasure of the president. A minister who is not a member of the parliament, either house, for any period of 6 consecutive months shall cease to be a minister. इसे बात समझ चुके हैं आप लोग? हाँ आगे चलो। Salary, oath and responsibility. The salaries and allowances of ministers shall be determined by the parliament. The president shall administer the oaths of office in secrecy to a minister. The council of ministers shall be collectively responsible to the Lok Sabha. तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा कि क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंसेस होंगे, क्या मिनिस्टर्स के क्या सैलरी और अलाउंसेस होंगे। शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने इनके सैलरी लिख भी दी, जो कि एक बेवकूफ़ी थी। सैलरी लिखना कोई होशियारी नहीं है। क्यों? सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी आप लिख रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा कि हमारे हमारे राष्ट्रपति की सैलरी 5,000 रुपये होगी। अब इसमें गड़बड़ी क्या है? तो शुरू में रियल में भी राष्ट्रपति की सैलरी लिखी हुई थी कि 5,000 रुपीज। अब आप बताओ इसमें दिक्कत क्या है? लिखने में क्या मैं कह रहा हूँ कि लिखना नहीं चाहिए, लिखने में क्या दिक्कत है बताएं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। सर अगर चलो हारमोनियम सा बज रहा है तुम्हारी आवाज में, एक मिनट रुको। हाँ कोई और बताएं। सर लिखने में ये दिक्कत हो जाएगी कि हर बार जब चेंज होंगे तो हर बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये बात कुछ हद तक सही है, और थोड़ा गंभीर सोचो, थोड़ा और डीप सोचो। थोड़ा सा हम जब देश के मतलब प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं और उसके बगल में लिख रहे हैं कि इनको 5,000 रुपए सैलरी मिलेगी, थोड़ा सा एक शायद गरिमा को नीचे गिराने वाली बात भी लगती है थोड़ी सी। नहीं चलो आज ही का लिख दें, आज उनकी 5 लाख सैलरी है। लिखने सही नहीं है। सर उनकी सैलरी के अलावा बहुत सारे और भी कॉस्ट हैं जो शायद बेयर करने पड़ते हैं। तो अगर केवल हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो शायद केवल सैलरी नहीं होनी चाहिए, फिर मतलब बहुत कुछ है जो उनकी। सर अच्छा ऐसा भी तो कह सकते हैं सर कि अगर हम लिख देंगे राष्ट्रपति की सैलरी, राष्ट्रपति को 5 लाख मिल रहे हैं, तो जैसे सुन के मुझे थोड़ी घृणा सी हो गई कि भाई ये काम ये क्या कर रहे हैं और मिल रहे हैं इनको 5 लाख रुपए। तो ये भी तो होगा कि मतलब दूसरे वर्ग में एक घृणा भी पैदा होगी इससे, ये भी तो कहा जा सकता है। तो घृणा किस बात पे पैदा हुई? मतलब 5 लाख ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं इस बात पे, या कम ले रहे हैं, किस बात पे हुई? सर ये मतलब एक मैं मतलब
दोनों ही चीजों पे है सर। ये एक तरीके से अगर बोला जाए, दूसरे वर्ग को ये घृणा तो देगा ही देगा। जिसकी कम सैलरी है, जिसकी कम सैलरी होगी, या फिर हाँ ऑब्वियसली चलो ये, ठीक क्योंकि है, ये हमने ठीक है, सर पर सर टाइम के साथ चेंज भी होती है, जरूरतें। मेन बात समझो, मेन बात क्या है, मॉनेटरी टर्म में कभी बोलना नहीं, लिखना नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? ये तो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती रहेगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रहे हो किसी भी वैल्यू को 5,000 और आज का 5 लाख, वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे की जो है ना, जो रुपए आप लिख रहे हो वो क्या है, सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन है। ठीक है, सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन है। और अब सब्जेक्ट टू जो इन्फ्लेशन चीज है, आज 5,000 सुन के खराब लग रहा है, ठीक है, कि 5,000 सैलरी थी केवल, ठीक है, और आज से 10 साल बाद और कम और खराब लग सकता है, क्योंकि वैल्यू गिर रही है। तो मॉनेटरी जो टर्म की जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव वर्क है, वो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहे, क्योंकि कोई भी पैसा सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन है। ठीक है, अभी मुझे परसों ही कोई बता रहा था, ये 1982-83 की बात है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा सुन के, कि कलर टीवी नया नया आया था 84 में, है ना, कुछ ही लोगों के पास था, ज़्यादातर टीवी नहीं थी खैर, पर टीवी, कलर टीवी तो खैर और भी 80 में आया था, बट लखनऊ में या पटना वटना में 84-84 में तो वो आना शुरू हुआ था। कौन सा सीरियल था वो, रामायण। ठीक है, तो मुझे कोई परसों ही बता रहा था कि उसके पिताजी जो हैं, घर में रोज रोज सब लोग प्रेशर डाल रहे होंगे कि नहीं टीवी लाओ, पड़ोसी के यहाँ जाके देखना पड़ता है रामायण। तो शायद 6,500 की टीवी थी, तो वो जो है 6,500 रुपये उन्होंने बैंक से निकाले और टीवी लेना है इस इरादे से निकाले, और टीवी के लिए जा रहे थे। तो ऐसे ही चाय वाय पीने लगे, पटना की बात है, तो किसी ने कहा कि यार पड़ोस में ये जो ज़मीन बिक रही है 7,000 की है। तो 7,000 काफ़ी होते थे, तो उन्होंने कहा कि यार टीवी भी, क्या सोचा उन्होंने, और वो टीवी की जगह ज़मीन ले ली। ठीक है, तो लगभग उतने में ही रंगीन टीवी आ रही थी, उतने में उन्होंने ज़मीन ले ली। आज भी लगभग 7-8 हज़ार में एलईडी मिल जाती है, ठीक है, कलर्ड ऑफ कोर्स। ठीक है, और वो मुझे परसों बता रहे थे कि अब उस जमीन की कीमत कोई 6 करोड़ रुपए है, जो उन्होंने 6-7 हज़ार में ली, वो 6 करोड़ रुपए है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मॉनेटरी जो टर्म है वो सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन है, उसकी वैल्यू बदलती रहती है, और उसको संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है, ना 5,000 लिखने की जरूरत है, ना 5 लाख लिखने की जरूरत है, और ना ही कल को अगर 15 लाख हो जाए तो 15 लाख लिखने की जरूरत है, क्योंकि पैसा क्या है, समझ में आया, वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। तो 5,000 और आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज 5 लाख हम बात कर रहे हैं, हो सकता है 15 साल बाद, 10 साल, 15 या 20 साल बाद फिर 5 लाख की भी वही वैल्यू है जो आज हम 5,000 की सोच रहे हैं। तो ये अनावश्यक लिखने की जरूरत ही नहीं थी संविधान में, जिसको फिर बाद में सुधार लिया गया। क्या बात समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? yes, कई चीजें अनावश्यक लिख के हमने संविधान को बल्कि बहुत बड़ा बना लिया है। कई बार चीज़ों को रिपीटिशन की वजह से बड़ा बना लिया है। कई जगह इस तरह की मॉनेटरी टर्म दुनिया में कहीं नहीं देखा हमने, क्यों लिखा ही क्यों, है ना। जब डिसाइड ही करना है पार्लियामेंट को, और ये बहुत छोटी मोटी बात है, पार्लियामेंट जिसको सही समझेगी, क्योंकि अगर 5,000 हमेशा जिंदगी भर तो बना के रख नहीं सकते, आज 70 साल बाद भी तो बना के रख नहीं सकते थे, तो फिर वो क्यों करना उसको। रही बात, किसी ने कहा कि वो पैसा लिखना अच्छा नहीं लगेगा कि राष्ट्रपति को कितना मिल रहा है वगैरह वगैरह, ये बात ठीक नहीं है। हमें पैसे की अपनी वैल्यू है, अपनी जगह है, और एक जो पद है, जो गरिमामयी पद है, उसके लिए ये पैसा सच में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है ये, ठीक है। और आपको पता ही है कि अगर हम बेसिक जिसको कहते हैं, ये उनका बेसिक है, पहली बात ध्यान रखना है, ठीक है, ये उनकी टोटल सैलरी नहीं है ये, और कोई भी किसी का भी बेसिक राष्ट्रपति के बेसिक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो बेस सैलरी है उससे ज़्यादा किसी की सैलरी नहीं हो सकती। तो ये सारी के सारी उनकी पद और गरिमा की वजह से है। हालांकि आपको पता होगा ज़्यादातर राष्ट्रपति ने, सब ने तो नहीं,
बट ज़्यादातर ने अपनी सैलरी को वहीं छोड़ दिया है। सैलरी का कोई 1 रुपया या कोई 100 रुपया तक लेता है केवल, मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है, बट उनके अपनी अपनी मॉरलिटी की वजह से, है ना। इवन कि अभी के जो हमारे राष्ट्रपति हैं ये भी अपनी सैलरी को विड्रॉ नहीं करते, वो केवल शायद 100 रुपया या 1 रुपया ऐसे कुछ लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, पेंशन वगैरह तो लोग लेते हैं, वो अलग बात है वो, ठीक है, जो पेंशन में है, बट ज़्यादातर लोग सैलरी नहीं लेते। तो ये सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब है पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट पे छोड़ दिया गया है, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। और अपने पद की और पद के सेक्रेसी की, यानी कि पद की और उसके गोपनीयता की शपथ लेते हैं सारे मिनिस्टर, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है बात? बोलो, ठीक है ना? आगे Yes, चलो। sir. Oath of ministers. Before a minister enters upon his office, the president administers to him the oath of office and secrecy. Number 1, in his oath of office, the minister swears, number 8, to bear true faith and allegiance to the Constitution. B, to uphold the sovereignty and integrity of India. C, to faithfully and conscientiously discharge the duties of his office. ओके, तो बस वो उनके ओथ में ये शामिल होता है कि वो अपनी सच्ची निष्ठा से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति पूरी निष्ठा रखेंगे और भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे। अक्षुण्ण मतलब टूटने नहीं देंगे, है ना। और फेथफुल रहेंगे, जो भी उनके सामने जो उनका ड्यूटी है, जो उनके कर्तव्य हैं, उसके लिए वो अपने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी अंतर मन के साथ काम करेंगे, है ना। ये है। तो ये आप ये सब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार तेजी से पढ़ते चले जाओ। आगे पढ़ो। D, to do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or. In his oath of secrecy, the minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal persons, any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a union minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister. हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि उनको बहुत सारी चीज़ उनके जानकारी में आती है, एज ए मिनिस्टर बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आती हैं, उसको तब तक किसी के सामने नहीं लेके आएंगे जब तक कि बताना ज़रूरी ना हो, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अब पता चला कि प्रधानमंत्री बैठे हैं चाय पे और ऐसे ही घर में अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि यार सोच रहा हूँ कि परसों हमला कर दूँ पाकिस्तान पे। उन्होंने, मैडम ने जो है किटी पार्टी में बात कह दी और पता चला कि हमारे बाकी लोगों को तो पता नहीं, पर पाकिस्तान को पता चल गया है ना। तो कोई भी व्यक्ति जब तक कि उसको बताया जाना आवश्यक ना हो उसके सामने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको रिवील नहीं करेंगे, जो भी गोपनीयता उनको उनके पद की वजह से उनको जो गोपनीय जानकारी मिली है। तो सामान्य सी ही बात है, तो आवश्यक भी है। कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए। कोई और पढ़िए, विक्रम पढ़िए। Collective responsibility of ministers. Article 75 clearly states that the Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. This सर आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, पढ़ते जाइए, बिल्कुल ठीक। This means that all the ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omission and commission. बढ़िए आगे। When the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, all the ministers have to resign, including those ministers who are from the Rajya Sabha. The president may not oblige the Council of Ministers that has lost the confidence of the Lok Sabha. Yes. तो आर्टिकल याद रखना है आपको, 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है और आपको पता ही है कि सारे मिनिस्टर की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने पर चाहे वो किसी भी सभा के मेंबर हों, लोकसभा या राज्यसभा, उन सबको रिजाइन करना होगा।
ठीक है, हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कहाँ होगा, केवल और केवल लोकसभा। तो क्यों, क्योंकि अभी तो आपने ऊपर ही पढ़ा कि कलेक्टिवली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के लिए। तो लोकसभा ही केवल ला सकती है क्या, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो क्या राज्यसभा कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, नहीं, नो सर। नहीं। बट मिनिस्टर कहीं का भी हो, चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना होगा। ठीक है, ओके, सर आगे सारे पढ़ो। मिनिस्टर सर सारे मिनिस्टर्स जब आप बोल रहे हैं तो मतलब जो इंचार्ज मिनिस्टर्स हैं, राइट? नहीं नहीं, पूरा का पूरा जो भी प्रधानमंत्री सहित जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं सबको। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सारे सबको रिजाइन वो सरकार ही गिर जाएगी, सरकार खत्म। ओके, ठीक है। Alternatively, the Council of Ministers can advise the President to dissolve the Lok Sabha on the ground that the House does not represent the views of electorate faithfully and call for fresh elections. The principle of collective responsibility also means that the cabinet decision bind all cabinet ministers and other ministers even if they differed in the cabinet meeting. तो मैं आपको पहले ये सब समझा चुका हूँ, अभी शुरू में मतलब आज की क्लास में यही सब समझाया है मैंने, जो अब यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है। हाँ पढ़िए। It is the duty of every minister to stand by cabinet decision and support them, both within and outside the parliament. If any minister disagree with the cabinet decision and is not prepared to defend it, he must resign. क्लियर है? कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। चलिए, हम लोग सब पे बात कर चुके हैं, सारे बिंदुओं पे, कि अगर कैबिनेट की मीटिंग में अगर किसी मिनिस्टर को लग रहा है कि वो किसी बात से सहमत नहीं है, तो और अगर वो चुप भी है तो माना जाएगा कि कलेक्टिव डिसीजन में उसने पार्टिसिपेट किया है, वरना वो रिजाइन कर दे। हाँ बोलिए सर। जो रेजिग्नेशन की बात हो रही है वो मिनिस्टर होने से रिजाइन करने की, ना कि एमपी वाला जो स्टेटस है उनका वो तो रहेगा, राइट? वो मिनिस्टर होने से रिजाइन करें, और अगर उनकी पार्टी चाहती है कि उनको एमपी पद भी छोड़ना पड़ जाएगा तो छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो सर ये तो फिर एक मतलब अगर कैबिनेट मिनिस्टर जैसे लेट सपोज 10 मंत्री हैं कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट में, हाँ, तो ये तो अगर उसमें से 4 जो है अगर वो किसी फैसले के पक्ष में नहीं है तो ये तो उनके ऊपर बाइंडिंग हो गई है कि भाई आपको। तो बिल्कुल बाइंडिंग है, बाइंडिंग होनी चाहिए भाई। जब कलेक्टिव डिसीजन है, या तो आप उसके साथ हैं वरना आप रिजाइन कर दें। भाई आपके पास कुछ तो चारा होना चाहिए। आप किसी बात से इतने असहमत हैं कि आपकी सहमति बन ही नहीं पाई, ठीक है, तो फिर उसी ग्रुप में आप क्यों शामिल रहना चाहेंगे? फिर अलग हो जाएं, या तो लोग आपको मना लें या आप उनको मना लें। दोनों बातें नहीं बन रही हैं तो आप उससे अलग हो जाएं, उस संस्था से। ये तो ठीक ही है। ठीक भाई देखो, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल ये है इसका कि तुम लोग और बिठवाओ मुझे बिल्कुल उसके पास में, क्या नाम है, वाईफाई के पास में। बर्तनों की आवाज होती रहेगी, अब यहाँ पे आवाज नहीं होगी। तो आवाज साफ आ रही है मेरी यहाँ पे? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो देखो, ये स्टडी रूम है, यहाँ पे बर्तनों की आवाज नहीं आएगी। ओके, तो मैं कह रहा था कि राजीव गांधी सरकार थी 1985 में, और एक मिनिस्टर थे, उनका था आरिफ मोहम्मद साहब नाम था उनका, ठीक है, और वो बहराइच एक जिला है यूपी में, वहां से वो उस क्षेत्र से एमपी एरिया है, एमपी थे वहां से, उस एरिया से, ठीक है। कैबिनेट ने कैबिनेट ने डिसीजन लिया कुछ, और उससे वो सहमत नहीं थे। डिसीजन था मुस्लिम महिलाओं से संबंधित, उनके तलाक से संबंधित, ठीक है, उससे वो सहमत नहीं थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ये क्या है, फिर भी वो डिसीजन लिया गया क्योंकि कैबिनेट को पसंद था डिसीजन, वो हो गया। बट कम से कम आरिफ मोहम्मद ये तो कह सकते हैं कि मुझे क्योंकि वो पसंद नहीं था इसलिए मैं वहां रुका नहीं।
अब आरिफ मोहम्मद वहां पे तो मान जाते, उनके व्यू चाहे डिफर ही रहे हों, बट कलेक्टिव जब डिसीजन हुआ तो वहां मान गए, तो माना जाएगा कि आप इंडिविजुअल क्या व्यू था इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप कैबिनेट में रहे हैं, कैबिनेट में डिसीजन आपकी सहमति मानी जाएगी, आपके इंडिविजुअल डिसीजन से कुछ लेना देना नहीं है। इंडिविजुअल डिसीजन आपकी इतने ही डिफर थे तो रिजाइन कर देना चाहिए था। कुछ लोगों ने किया भी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आरिफ मोहम्मद खां का। ठीक है, ओके। तो सर जैसे मान के चलिए कि 10 मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, और जैसे कि आपने बताया मोहम्मद आरिफ ने रिजाइन कर दिया, तो सर 9 मिनिस्टर बचे, तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सीट वैकेंट है या वो फिलअप अरे है, भाई बाकी सीट 9 वैकेंट नहीं होती है, सीट वैकेंट नहीं होती है, सीट वैकेंट की कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री किसी दूसरे को मिनिस्टर बना देगा, ठीक है, वो रिकमेंडेशन भेजेगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर किसी को भी मंत्री बना देंगे, और तब तक वो मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास होगा जब तक कोई नहीं बन रहा। सर डिसीजन तो नए मिनिस्टर आने के बाद ही फाइनल होगा ना? नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मीटिंग में कितने लोग शामिल थे ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये इंटरनल मैटर है उनका। ठीक है, डिसीजन हो जाने के बाद फिर वो सार्वजनिक मैटर है। ओके, इवन की इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकली प्रेजेंट हो, कोई मिनिस्टर जो है फिजिकल प्रेजेंट नहीं भी है, वो भी कह सकता है कि मेरा डिसीजन नहीं था और मैं इससे इस्तीफा दे रहा हूं, ये ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं नोटबंदी का, नोटबंदी में मान लो कि कैबिनेट में बात रखी जाती, मान लो कि कैबिनेट में बात रखी जाती कि भाई नोट बंद करना है, और एक मंत्री है कहीं दूर दराज, किसी कपड़ा मंत्री है, उससे डिसीजन के समय उससे पूछा भी नहीं जाता, उसको बुलाया भी नहीं जाता कि मीटिंग में तुम आओ। कपड़ा मंत्री का क्या करना नोटबंदी से, बट कपड़ा मंत्री भी चाहे, उसको लगता है, क्योंकि वो अकाउंटेबल वो भी है, क्योंकि वो भी किसका पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है, वो उतना इक्वल ही है ना, केंद्रीय सरकार का वो जो सरकार चल रही है, मान लो मोदी गवर्नमेंट है तो मोदी गवर्नमेंट का पार्ट वो मंत्री भी है जो कपड़ा मंत्री है, उसका कुछ लेना देना नहीं था इस काम से, नोटबंदी वाले काम से, फिर भी वो अकाउंटेबल है या वो रिजाइन करे। ठीक है, ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है। क्लियर है सबको? ओके, इवन कि मैं और तुम्हें क्लियर करता हूं तुम लोगों को, रेल में दुर्घटना हो रही है लगातार, और इस बात को लेकर जो विपक्ष है वो बहुत आलोचना कर रहा है गवर्नमेंट की। रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, पटरी से उतर जा रही है, रेल जानी है लखनऊ पहुंच जा रही है, इलाहाबाद जानी है लखनऊ पहुंच जा रही है, कहाँ पर पानीपत पहुंच जा रही है, इस तरह से लगातार घटनाएं हो रही हैं, है ना। अब रेल मंत्री इसके लिए डायरेक्ट अकाउंटेबल है, अभी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पढ़ने वाले हैं, वो तो सही है इंडिविजुअल, लेकिन पूरी गवर्नमेंट उसके लिए आंसरेबल है। इवन कि इसमें भी कपड़ा मंत्री भी अगर एग्जांपल लें तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो भी उतना ही अकाउंटेबल है, क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही फीचर तो हमने रखा ही है, इसीलिए तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, जो कि ज्यादा खर्चीला है, इसके बावजूद अपनाया। एक गरीब कंट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं है, यूके के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा नहीं है, खर्चे के हिसाब से देखें तो हमने ना खर्चा को ध्यान रखा और ना ही हमने स्टेबिलिटी ध्यान रखा, हमने ध्यान रखा अकाउंटेबिलिटी, कि हम भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंटेबल बनाएं। जब ज्यादा से ज्यादा लोग अकाउंटेबल बनाएंगे तो मिलजुल के अच्छा काम करेंगे। पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर। Yes, चलो आगे चलिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Individual responsibility of ministers. Article 75 states that the minister hold office during the pleasure of the president. This means that the president can remove a minister even at a time when the council of ministers enjoys the confidence of the Lok Sabha. Right. However, he removes a minister only on the advice of the PM. In case of a difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister, the Prime Minister can ask him to resign or advise the President to dismiss him. बस, तो वैसे तो आप पढ़ के आए हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे समझना जरूरी है। समझना क्या जरूरी है? प्राइम मिनिस्टर कहेंगे भैया रिजाइन कर दो,
और कोई बिल्कुल ढीठ सा मंत्री है, कह रहा है नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं? 100 में चाहे 2 बार ही हो, ऐसे कुछ लोग ढीठ लोग हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई लेट, है ना, कि किसी को भी, मान लीजिए श्रीमती स्मृति ईरानी है, इनसे कहा कि भाई तुम एचआरडी के लायक नहीं हो, तुम गलती से हमने बना दिया और आप रिजाइन करते हैं। वो कहे नहीं नहीं, हमें अच्छा लग रहा है, यहीं पे अच्छा लग रहा है, प्लीज हमें मत हटाएं, हम रिजाइन करेंगे ही नहीं। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। हो सकता है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? उसको डिसमिस। अब डिसमिस तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, डिसमिस मतलब बर्खास्त कर देना। वो कोर्ट में जा सकता है, बट कोर्ट में ना जा सके या कोर्ट में उसकी कोई वैल्यू ना रहे इस बात की, इसीलिए क्या शब्द यूज हुआ है, मैंने प्रेसिडेंट के समय बताया था आपको। प्रेसिडेंट सबको, उसके लिए क्या शब्द यूज हुआ है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये याद रखेंगे। प्रसाद इसकी पर्यंत। हिंदी भी, हाँ हिंदी भी बहुत सुंदर बनाई गई है, प्रसाद पर्यंत। प्रसाद का मतलब खुशी है मेरी। तो कोई कह सकता है क्यों हटाया आपने? कहा खुशी खत्म हो गई। तो खुशी क्यों खत्म हो गई? क्यों का जवाब दिया ही नहीं जा सकता खुशी के मामले में। ये तो आपकी बहुत ही निजी इच्छा थी, खत्म हो गई। कोई लॉजिक नहीं दिया जा सकता खुशी का, है ना। अगर लॉजिक दिया जा सके तो फिर वो समझ लो खुशी है भी नहीं वो, है ना। कोई कहे कि आपको क्यों अच्छा लगता है लाल रंग, क्यों अच्छा लगता है मान लो, तो लॉजिक दे क्योंकि ये है वो है, तो समझ लो कि वो फिर वो खुशी नहीं है, कुछ और है वो। समझ गए? तो इतना एडॉप्टेड है। एडॉप्टेड है। ठीक है। तो इसीलिए इतना बहुत ही सही शब्द यूज किया गया है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ताकि डिसमिस किया जा सके जरूरत पड़ने पर। वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। और पहली बात तो उनको एडवाइस मान लेना चाहिए रिजाइन करने का, वरना उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। और डिसमिशन के बाद भी कोई बैठा हुआ है तो बाय फोर्स उसको एक्वेट करा लीजिए आप, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, वो तो जबरदस्ती कब्जा है, वो तो अतिक्रमण है। अतिक्रमण जैसे खत्म किया जाता है वैसे कर सकते हैं आप, हैं बाय फोर्स। ठीक है। तो आपने सुना होगा कई लोगों के सामान उठा उठा के फेंकने पड़ते हैं, है ना। कई बार सुना होगा आपने कि बंगले खाली नहीं करते, नहीं करते। तो अभी आपने देखा ही एक क्या नाम है इनका, अरे कौन सिंह है ये, अजीत सिंह, अजीत सिंह। ठीक है। तो बंगला खाली होने का नोटिस मिला पर खोल खाली नहीं कर रहा है। बिजली काट दी गई तब भी खाली नहीं कर, जनरेटर लगा लिया उन्होंने, पानी काट दिया गया, टैंकर मंगवा लिया। देख रहे हैं मतलब किस हद तक, मतलब क्या कहें इसको। ठीक है। तो बिजली कटवा दी तब भी काम चला रहे हैं। फिर क्या किया गया? फिर बाय फोर्स सामान उठा के उनका बाहर रखाया गया। तो कुछ लोग बहुत बहुत पहुंचे वाले होते हैं, तो ये पहुंचे हुए भी कुछ रीसेंट केस है। अरे हाँ, अभी 2-3 साल पहले की तो बात है। अरे जो थिएटर शब्द है वो ऐसे ही लोगों के लिए पहले सही कह रहे हो। ये सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे थे ना सर अजीत सिंह? नहीं, बहुत कुछ रहे थे, और इनके पिताजी तो खैर उन्हीं के नाम पे ये अपना हाँ चरण सिंह, उनके नाम पे ये सारा फसल काट रहे हैं। बट लीगलिटी की आपको इज्जत करनी पड़ेगी ना, वरना फिर यही होगा, आखिरकार खाली करना पड़ा। हाँ, और उनका नाम भी तो अजीत है सर। हाँ बस वही बात है। ओके, तो ऐसे यदा कदाई लोग, सोने पे सुहागा, बेटे का नाम जयंत। तो क्या नाम है, ऐसे यदा कदाई लोग होते हैं। और हालांकि फिर बाद में क्या हुआ, उनकी बेइज्जती भी कर दी। बाद में उसको जो है उनके घर को म्यूजियम करार दे दिया गया है, और फिर से उनको वापस बुला लिया गया। म्यूजियम किस नाम से? कि भाई उनके पिताजी के याद जुड़ी हुई है उससे। तो आपको पता है बहुत सारे पॉलिटिक्स के दाव पेच होते हैं, पता नहीं क्या सोच के, क्योंकि आपको पता है जाट कम्युनिटी शायद नाराज हो रही थी उस एरिया में, और इलेक्शन आने वाला था 2019 का। तो उनको लगा कि एक कम्युनिटी को नाराज करने का मतलब है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। इन शॉर्ट ऐसा कम होता है, बट पावर से कई बार हटाना पड़ता है। ओके, नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे। पहले पूरे तीनों पॉइंट पढ़ लो तेजी से, फिर मैं समझाता हूँ। पढ़ो।
unlike the British Parliament, in Indian parliamentary system, there is no provision in the Constitution for the system of legal responsibility of a minister. It is not required that an order of the President for a public act should be countersigned by a minister. Moreover, the courts are barred from inquiring into the nature of advice rendered by the minister to the President. पीसीएस में आने की संभावना बहुत कम है इसकी, कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन भी सकता है पर संभावना कम है। यूपीएससी के लिए संभावना बहुत ज्यादा है, इसको ध्यान से सुने। यूके में क्या होता है, जब भी कोई बिल पास होता है तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मान लो 100 लोग हैं, तो सबको उस बिल पर काउंटर साइन करना होगा, सबको, सारे मिनिस्टर्स को। भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में मान लिया जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि किसी मिनिस्टर से हो सकता है पूछा भी ना जाए, बट उसके बिहाफ पर हो गया कि हाँ भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजा है, और उसमें साइन, मान लो साइन की तो जरूरत ही नहीं है, एक की भी साइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भेजा है, प्राइम मिनिस्टर ने भी साइन कर दिया तो वो हो गया कि भेजा है। हमारे यहाँ काउंटर साइन की कोई भी लीगल वैल्यू नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, पहली बात। अब इससे फायदा नुकसान क्या है, यूके में सारे मिनिस्टर काउंटर साइन करेंगे, जैसे ही काउंटर साइन करेंगे तो प्रत्येक मिनिस्टर की इंडिविजुअल लेवल पर भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, यूके में, भारत में नहीं, ठीक है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो अपनी बात, क्योंकि काउंटर साइन है, अपनी बात से पहली बात मुकर भी नहीं सकते, मुकर तो भारत में भी नहीं सकते, माना जाएगा कि आपके हाँ शामिल था। एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट लग रहा हो, समझ में ना आ रहा हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि जब मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर के लिए रिक्वेस्ट की राष्ट्रपति से, तो वो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बात रखी गई थी, उन लोगों की सहमति थी, उस सहमति को नजर रखते हुए मैंने उसको रिकमेंड किया था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने उसको फिर इमरजेंसी लगाया, ठीक है। ये उनका वक्तव्य था श्रीमती इंदिरा गांधी का। इमरजेंसी लग भी गई, इमरजेंसी 15 महीने रही भी, और जब हट गई तो उसके दुष्प्रभाव से बहुत लोग नाराज थे, ज्यादातर लोग नाराज थे, इसीलिए इंदिरा गांधी अपने इलेक्शन भी हार गई थी। बट इलेक्शन हारना तो बात की बात है, जब इमरजेंसी हटी, जब पत्रकारों को मौका मिला क्वेश्चन पूछने का, तो लगभग सभी मिनिस्टर्स ने कहा कि मेरी कोई मुझसे पूछा ही नहीं गया, हमें पता भी नहीं था कि इमरजेंसी लगने वाली है। और श्रीमती गांधी क्या कह रही हैं, सबसे पूछा गया था, सबकी सहमति से लगाया। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही हैं। किस लेवल पे हो रही हैं, ये तो बिल्कुल बच्चे जैसे, मतलब कोई ए बोल रहा है, कोई बिल्कुल बी बोल रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट बातें करने लगते हैं बच्चे। कई बार दो बच्चे झगड़ा करके, बिल्कुल वो राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं कि हमने सबसे पूछा, और सारे मंत्री कह रहे हैं कभी नहीं पूछा, बात ही नहीं हुई, कभी इस बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई, जस्ट अपोजिट। तो ऐसी सिचुएशन अभी भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसके बावजूद हमने काउंटर साइन का सिस्टम नहीं रखा है, यूके में रखा है। यूके में इसीलिए रखा है कि प्राइम मिनिस्टर तो अकाउंटेबल है ही। जब हम कह रहे हैं कि कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है और कोई कह रहा है हमसे पूछा ही नहीं गया, तो ये झगड़ा खत्म करने के लिए क्या करो, काउंटर साइन कराओ सबसे। हर बिल पे सबके काउंटर साइन होंगे, ताकि वो ये ना कह पाए कि मैं तो था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं था, मुझसे पूछा ही नहीं गया। बट हमने अभी तक उस वाक्य के बाद भी ये सिस्टम शुरू नहीं किया, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको क्या देखना है, दो बातें हैं। कोई बिल ऐसा आता है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो यूके में काउंटर साइन होने का मतलब है कि उस मिनिस्टर के लिए इंडिविजुअल भी वो लीगली अकाउंटेबल होगा, कोर्ट में भी। कोई नुकसान हो जाता है, मान लो कोई भयंकर नुकसान होता है और उससे कुछ 100 लोग मारे जाते हैं, लेट्स से किसी भी डिसीजन से, डिसीजन कलेक्टिव था, सबके काउंटर साइन थे, तो किसी मैटर में, ऐसा बहुत एक ही बार हुआ है केवल यूके में, बट किसी भी मैटर पर उसको लीगली चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। हालांकि आपको ध्यान रखना है, पार्लियामेंट का जो मैटर है, पार्लियामेंट का मैटर जो लॉ मेकिंग का मैटर है, वो तो कोर्ट में यूके में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, बट जो एग्जीक्यूटिव का मैटर है,
एज ए प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर का मैटर है वो चैलेंज किया जा सकता है। दोनों में अंतर आप लोग अगर नहीं समझ रहा हो कोई तो मुझसे पूछ लेगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यूके में एग्जीक्यूटिव जो है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके मैटर को चैलेंज किया जा सकता है और लीगली प्रत्येक मिनिस्टर के मैटर को चैलेंज किया जा सकता है। भारत में कोई भी मिनिस्टर लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इवन कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अपने पद पर रहते हुए किसी काम को वो कर रहा है और उससे कोई नुकसान हो गया तो वो लीगली उस पद पे रहते हुए पद के हैसियत से किए गए काम के लिए लीगली अकाउंटेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं, जो बात समझ में ना आई हो वो पूछे। सब क्लियर है? हाँ सर, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्लियर है। ओके, तो 2 स्लाइड्स और रह गई हैं, उसको पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं। पढ़िए। Conduct of business of Government of India. According to Article 77, all executive action of the government, just one second, sir. Action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of the President. सब पता है आपको, आगे चलिए। Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by President. Further, the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President. The President shall make rules or for more convenient transaction of the business of the Government of India and for the allocation among ministers of the said business. इन सब में आपके काम की बात क्या है? काम की बात केवल इतनी है कि सारे काम सारे काम प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। प्रेसिडेंट जो भी रूल रेगुलेशन बनाएंगे ताकि प्रॉपर गवर्नमेंट चले वैसा काम होगा। बट आपको पता है ये सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से होता है, पर नाम जो है आर्टिकल 77 कह रहा है किस नाम से लिया जाएगा, प्रेसिडेंट के नाम से, जैसे यूके में महारानी के नाम से। बस कुल मिला के इतनी बात याद रखनी है कि सारे जो है उनके नाम से होगा, वही रूल बनाएंगे, ये माना जा रहा है कि वही रूल बनाएंगे ताकि सही से बिजनेस चले, है ना, बिजनेस का मतलब वर्क चले, ठीक है। बट एक्चुअल में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू होता है, ठीक है। आगे चलो। Rights of ministers as respect to the House. According to the Article 88, every minister shall have the right to speak and take part in the proceeding of either house, any joint sitting of the houses, and any committee of parliament of which he may be named a member. But he shall not be entitled to vote in the house of which he is not a member. ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ पूछना है इसमें? नहीं सर, तो ये रहा आपका धन्यवाद। थैंक यू। तो ये पार्लियामेंट है, इसके सारे हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। आप लोग इसको आज ही अपनी पहली फुर्सत में इसको पूरा पढ़िएगा और कल इस पे से आपको जो भी काउंटर क्वेश्चन पूछना है पूछिएगा। फिर हम लोग कल से स्टेट प्रांतों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, पूछिए, कुछ पूछना है तो, और जो लोग जाना चाहें वो जा सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी तो नहीं क्वेश्चन है, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है। कॉल ज्वाइन करनी है सर। एक ना क्वेश्चन है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग हो रहा है, मेरे ही माइंड से स्लिप हो गया था। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो टाइम पहले कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं एमपीज, सर वो कैसे आते हैं इलेक्ट होके, मतलब